हाँ तो नमस्ते जी। बताइए कैसे आप लोग? सब बढ़िया है ना? एकदम बढ़िया, एकदम ठकाठक होंगे तो सब फटाफट जाइए क्लास में जुड़ जाइए। सब फटाफट आप लोग क्या करिए, क्लास में जुड़ जाइए। स्वागत है आप सबका विद्या प्रकाश ऑनलाइन क्लासेस में। ठीक है, विद्या प्रकाश ऑनलाइन क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको हिंदी के गोधूली, हिंदी जो आपका गोधूली है बुक, उसके गद्य खंड का चैप्टर 6 से चैप्टर 12 तक का वन शॉट करने वाले हैं। इसमें सारे आपको इंपॉर्टेंट जितना भी आपका MBBI, सबका जितना भी MBBI है ना, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव, सबको कराने वाला है। ठीक है, MBBI ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव का जो हम कराने वाले कितने का, चैप्टर 6 से लेकर चैप्टर 12 तक का, चैप्टर 6 सबका चैप्टर 12 तक का ये ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो आपका एग्जाम में सीधा लड़ने वाला प्रश्न, आपका एग्जाम में लड़ने वाला जो आपका एक प्रश्न है ना, उसी को हम कराने वाले हैं। ठीक, तो पूरा एकदम क्लास को एकदम लास्ट तक देखिएगा। ठीक है, क्लास को लास्ट तक देखिएगा। एक बार आप क्लास को अगर लाइक नहीं किए तो अभी तक लाइक एक बार प्लीज़ कर दीजिए लाइक। ठीक है, तो चलिए, अगर आप चैप्टर 1 से चैप्टर 5 तक का वीडियो नहीं देखे, क्लास नहीं देखे, तो जाइए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम दे दिए हैं, वहाँ से आप जाके देख लीजिए। ठीक है, उसको देखना भी बहुत ज़रूरी है। तो पूरा एकदम चैप्टर 1 से चैप्टर 5 तक का जाइए, पूरा एकदम क्लास देख लीजिए। फिर आपको चैप्टर 6 से चैप्टर 12 तक का देखना है। ठीक है, अभी आपका क्या हो रहा है, गोधूली का गद्य खंड हो रहा है। ठीक है, गोधूली का गद्य खंड, उसके बाद हम काव्य खंड भी आपको कराने वाला, काव्य जो खंड आपका, काव्य खंड को भी कराने वाला है। ठीक है, तो एकदम पूरा आप क्लास को क्या करिए, क्लास को लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए, तो देखिए, पहला आपका छः नंबर चैप्टर, चैप्टर नंबर 6 आपका क्या है, बहादुर। जो बहादुर चैप्टर है, इसके लेखक कौन है? इसके लेखक अमरकांत होते हैं। जो ट्रिक से बताते हैं, जो बहादुर लोग होते हैं, बहादुर लोग क्या होते हैं, तो बहादुर लोग मरने के बाद क्या थे, अमर हो जाते। अमर मतलब अमरकांत। ठीक है, तो अमरकांत, अमर से अमरकांत हो जाएगा। ठीक है, तो बहादुर लोग क्या हो जाते हैं, मरने के बाद अमर हो जाते हैं, यानी कि अमरकांत। बहादुर के लेखक कौन है? अमरकांत। ठीक है, ये कैसा, ये सब जो सुनने में कैसे कैसे में अच्छा लगता है, तो कहानी में, यानी कि ये क्या है, एक कहानी है, एक कहानी है। ठीक है, तो चलिए, एक नंबर प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 1 आपका क्या है, तो देखिए प्रश्न संख्या आपका जो 1 है, तो एक है कि बहादुर पाठ कौन सी विधा है, बताइए। जो बहादुर पाठ ये कौन सी विधा है, ये एक कहानी है, कैसी है, जो बहादुर का पाठ है, ये कौन सी कैसी विधा है, जो ये है आपका क्या है, एक एक आपका क्या है, कहानी है। ठीक है, एक कहानी है आपका। ठीक है, तो अगला 6 नंबर देखिए, तो सॉरी 2 नंबर देखिए, 2 नंबर है कि पाठ के लेखक कौन है, बताइए। बहादुर पाठ के लेखक कौन है, तो बहादुर पाठ के लेखक अमरकांत जी है। कौन है? अमरकांत। आपको ट्रिक बताया था कि बहादुर लोग मरने के बाद क्या हो जाता है, अमर, यानी कि अमरकांत है। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपका है 3 नंबर कि अमरकांत का जन्म कब हुआ था, बताइए। अमरकांत का जो जन्म हुआ था, जुलाई 1925 में हुआ था। कब हुआ था, तो जुलाई 1925 में अमरकांत जी का जन्म हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका जैसे भी रहेगा आप देख लीजिएगा, तो एकदम बिल्कुल याद कर लीजिए, सब इंपॉर्टेंट एकदम, जितने भी बता रहे सब MBBI प्रश्न आपको बता रहे। ठीक है, ये सब सारे प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाला पूरा प्रश्न है। ठीक है, तो हो जाएगा अमरकांत का जन्म कब हुआ था, तो जुलाई 1925 में। ठीक है, तो चलिए 4 नंबर प्रश्न देखिए, 4 नंबर आपका प्रश्न है, अमरकांत का जन्म कहाँ हुआ था, बताइए। अमरकांत का जो जन्म हुआ था, नगर बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ था। कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश, यानी कि शॉर्टकट में यूपी में हुआ था। अमरकांत जी का जन्म कहाँ हुआ था? नगर बलिया उत्तर प्रदेश, यानी कि यूपी में। ठीक है, तो चलिए 5 नंबर प्रश्न को देखिए, 5 नंबर आपका जो प्रश्न है, तो 5 नंबर प्रश्न क्या है, तो देखिए 5 नंबर आपका प्रश्न क्या है, तो 5 नंबर प्रश्न को देखिएगा, तो अखिल भारतीय कहानी प्रतियोगिता में किसकी कहानी को डिप्टी कलेक्टर का पुरस्कार मिला था, बताइए। जो अखिल भारतीय कहानी है, उसके प्रतियोगिता में जो आपका डिप्टी कलेक्टर एक कहानी है, उसमें किसकी कहानी को प्रति मिला था पुरस्कार, तो वो अमरकांत जी का ही कहानी था। डिप्टी कलेक्टर किसकी कहानी है, तो डिप्टी कलेक्टर जो कहानी है, ये अमरकांत का है। किसका? अमरकांत का। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न देखिए, आपका 6 नंबर प्रश्न को देखिए, 6 नंबर आपका जो प्रश्न है क्या है, कि जिंदगी और क्या है, जिंदगी और जोक की पूछ रहे, कि जिंदगी बताइए, कि जिंदगी कि आपसे पूछ रहा है कि जिंदगी और जोक किसकी रचना है, बताइए। जिंदगी जोक और रहे रचना, वो अमरकांत की है। किसकी है? जिंदगी और जोक जो रचना है, किसका है? अमरकांत का आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए 7 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 7 नंबर आपका प्रश्न क्या है, तो 7 नंबर प्रश्न है कि देश के लोग क्या, देखिए पढ़िए, 7 नंबर प्रश्न है कि देश के लोग मौत का नगर, मित्र मिलन, कुहासा आदि किसकी रचना है? ये सब किसकी रचना है? सारी रचना जो है अमरकांत का। ठीक है, एकदम बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग याद कर देखिए। पहला आपका क्या होगा कि मौत का नगर, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट, इसको आप याद कर लीजिए। दूसरा होगा आपका कुहासा, और तीसरा होगा आपका मिलन। ये अगर आप पूरे चारों चारों याद कर लीजिए, चारों इंपॉर्टेंट, ये चारों आपको याद कर लेना। ठीक है, पहला कौन? देश का लोग, मौत का नगर, मित्र मिलन, कुहासा। ठीक है, सब किसके लिए, किसके द्वारा रचा गया है, तो ये अमरकांत के द्वारा रचा गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका जो भी होगा मार दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न देखिए, 18 नंबर सॉरी 8 नंबर आपका प्रश्न क्या है, 8 नंबर आपको प्रश्न को देख रहे हैं। 8 नंबर आपका जो प्रश्न है कि
लेखक के लड़के का नाम क्या था? लेखक के जो लड़के का नाम था वो किशोर था। क्या था? किशोर, सॉरी, ठीक है। तो चलिए ठीक है, किशोर का जो लेखक थी, सॉरी, कि लेखक के जो लड़के का नाम था वो क्या था? लड़के का लेखक का नाम किशोर था। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न देखिए, 9 नंबर है कि लेखक की पत्नी का नाम क्या था? लेखक का पत्नी का नाम निर्मला था। क्या था? लेखक की पत्नी नाम निर्मला था। ठीक है, चलिए 10 नंबर देखिए, 10 नंबर, बहादुर ने किसे पीटा था? बहादुर जो थे वो भैंस को पीटे थे। किसे पीटे थे? कि भैंस को पीट दिए थे, एकदम धार के पीट दिए थे भैंसिया को। और उसके बाद वो पीठ भैंसिया कहाँ चली? मार खाने के बाद जो भैंस थी वो माँ के पास चली गई। कहाँ चली गई? तो माँ पे। तो बहादुर किसे पिसाटा? तो भैंस को पीटा था। ठीक है, चलिए 11 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 11 नंबर आपका प्रश्न क्या है? तो 11 नंबर प्रश्न को देखिए। तो 11 नंबर आपका प्रश्न जो है कि बहादुर ने क्या लिखा है कि बहादुर से मार खाकर भैंस भागती भागती किसके पास चली गई थी? तो बहादुर से मार खाकर जो भैंस थी ना वो माँ के मार खाने के बाद कहाँ चली गई थी? तो माँ के पास चली गई थी, माँ के पास आपको। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न देखिए, 12 नंबर आपका प्रश्न क्या है? तो 12 नंबर प्रश्न है, बहादुर अपने घर से कितने रुपए लेकर भागा था? तो बहादुर थे अपने घर से मात्र 2 रुपये लेकर भागे थे। कितने रुपये? मात्र 2 रुपये लेके भागा था। ठीक है, 2 रुपये। तो चलिए अगला प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न आपका क्या है कि अपनी माँ से मार खाकर बहादुर कहाँ छुप गया था? तो अपने माँ के मार खाने के बाद बहादुर जो थे माँ के गांव के बगल में एक झाड़ी था, झाड़ी, वहीं जाकर रात भर वो छुप गया था। कहाँ में? झाड़ियों में जाकर छुप गया था। ठीक है, झाड़ियों में जाकर बहादुर छुप गए थे। माँ के से मार खाने के बाद बहादुर कहाँ छुप गए थे? झाड़ियों में। ठीक है, चलिए अगला देखिए, 14 नंबर आपका प्रश्न है कि बहादुर को लेखक के घर कौन लाया था? बहादुर को जो थे लेखक के घर उसके साले लाए थे। कौन? लेखक के साले लाए थे, साले। ठीक है, उन्हीं ने बहादुर को लेखक के घर लाए थे। लेखक के साला हो जाएगा। ठीक है, 15 नंबर के 15 नंबर आपका है, बहादुर लेखक के यहाँ क्या था? बहादुर जो लेखक के था एक नौकर था। बहादुर लेखक के यहाँ क्या था? एक नौकर था। ठीक है, बहादुर लेखक के यहाँ एक नौकर के रूप में था, नौकर के रूप में। ठीक है, चलिए आपका है 16 नंबर प्रश्न देखिए। 16 नंबर है कि बहादुर की उम्र कितनी थी? बहादुर की उम्र मात्र 12 वर्ष थी। कितना? 12 वर्ष। एक गोला चिपटा सा लड़का, ठीक है, हाथ में ऐसे था, गोला चिमटा सा लड़का, ठीक है, उसी को बहादुर कहते हैं। किसको? बहादुर गोला चिपटा सा लड़का था। ठीक है, गोला चिपटा सा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न आपका क्या है? तो अगला प्रश्न आपका है कि 17 नंबर, बहादुर किशोर से मार खाकर क्या किया? जब बहादुर किशोर से मार खाने के बाद वो चुपचाप कोने में खड़ा हो गया था, कुछ नहीं किया, चुपचाप क्या किया? कोने में जाकर खड़ा हो गया। बहादुर किशोर से मार खाने के बाद चुपचाप कहाँ हो गया? खड़ा, तो कोने में जाकर खड़ा हो गया। ठीक है, तो अगला देखिए 18 नंबर प्रश्न आपका, बहादुर पर रिश्तेदार ने कौन सा इल्जाम लगाया था? बहादुर पर जो रिश्तेदार थे लेखक के वो चोरी का इल्जाम लगाया था। कितने रुपए चोरी का इल्जाम लगाया था? तो 11 रुपये चोरी का इल्जाम लगाया था। कौन? लेखक के रिश्तेदार। किसके लेखक रिश्तेदार लगाए थे चोरी का इल्जाम? तो लेखक के रिश्तेदार लगाए थे। ठीक है, तो चलिए अगला देखिए। अगला है आपका, बहादुर पर कितने रुपए चोरी का इल्जाम लगाया गया था? तो 11 रुपये चोरी का इल्जाम लगाया था बहादुर पर। ठीक है, तो 11 रुपये चोरी का इल्जाम लगाया गया था किस पर? बहादुर पर 11 रुपये चोरी का इल्जाम लगाया गया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न 20 नंबर आपका प्रश्न है। तो 20 नंबर आपका प्रश्न क्या है कि बहादुर लेखक को क्या कहता था? जो बहादुर है, बहादुर वो लेखक को कहते थे क्या? कहते थे बापूजी। क्या कहते? बाबूजी कहते थे। बाबूजी कहते थे लेखक को। ठीक है, बहादुर जो लेखक को थे अमरकांत जी को वो कहते थे बाबूजी। ठीक है, चलिए 21 नंबर आपका है कि बहादुर के हाथ से क्या गिरकर टूट गया? बहादुर के हाथ से जो इस सिलबट्टा, इस तरह का आप गाँव में देखेंगे कि अगर आपके गाँव में घर में भी होगा इस तरह का सिलबट्टा रहता है, वही जो था गिर के टूट गया था सिलबट्टा। ठीक है, तो सिलबट्टा गिर के टूट गया था। ठीक है, चलिए 22 नंबर देखिए। 22 नंबर है, बहादुर के खाना नहीं बनाने पर निर्मला ने उसे क्यों पीटा था? तो बहादुर को निर्मला ने जो था क्यों पीटा था? तो रोटी नहीं बनाने के कारण। क्या नहीं बनाने के कारण जो निर्मला को पीटा था? रोटी नहीं बनाने के कारण निर्मला ने बहादुर को खूब मारा था। ठीक है, बहादुर को रोटी नहीं बनाने के कारण निर्मला ने खूब मारा था। चलिए अगला देखिए 23 नंबर आपका है कि बहादुर कहाँ पर रहने वाला। तो बहादुर कहाँ पर रहने वाला था? तो बहादुर नेपाल का रहने वाला था। कहाँ का? तो नेपाल का रहने वाला था। ठीक है, नेपाल का रहने वाला है बहादुर। ठीक है, तो चलिए 24 नंबर देखिए। 24 नंबर प्रश्न है आपका कि बहादुर का पूरा नाम क्या था? बहादुर को जो पूरा नाम था वो दिल बहादुर था। क्या था? दिल
दिल बहादुर बहादुर का पूरा नाम था, दिल बहादुर। तो इसके नाम से दिल किसने उड़ा दिया था? इसके नाम से दिल जो था वो निर्मला ने उड़ा दिया था। कौन ने? निर्मला। निर्मला जो था इसके नाम से दिल को उड़ा दिया था, ठीक है। तो चलिए अगला प्रश्न देखिए, 25 नंबर आपका प्रश्न है, बहादुर अपने घर से क्यों भागा था? तो बहादुर जो अपने घर से भागा तो वो मार के कारण, किसके? माँ के मार के कारण वो अपने घर से भाग गया था, ठीक है। चलिए अगला देखिए, 26 नंबर, बहादुर के नाम से दिल किसने उड़ाए थे? तो बहादुर के नाम से दिल उड़ाए थे निर्मला। किसने उड़ाए थे? तो निर्मला ने उड़ाए थे, ठीक है। 27 नंबर देखिए, बहादुर का बाप कहाँ मारा गया था? तो बहादुर का जो बाप था वो युद्ध में मारा गया था, ठीक है, युद्ध में मारा गया था, ठीक है। चलिए 28 नंबर देखिए, 28 नंबर आपका प्रश्न है, लेखक की पत्नी के रिश्तेदार किस दिन आए थे? तो रविवार के दिन। किस दिन? रविवार के दिन लेखक के पत्नी के रिश्तेदार आए थे, रविवार के दिन, ठीक है। तो चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला आपका क्या होगा? अगला प्रश्न आपका जो है क्या, कि बहादुर कितने वर्ष के थे? तो आपको बताए थे 12-13 वर्ष के आसपास थे बहादुर। कितने थे? 12-13 वर्ष के आसपास थे बहादुर, ठीक है। 30 नंबर देखिए, 30 नंबर आपका है, लेखक के घर जब मेहमान आए थे तो खाना में क्या क्या बना था? जब लेखक के घर उसके रिश्तेदार आए थे तो खाना में क्या क्या बना था? तो खाना में क्या बना था? देखिए, रहू मछली बना था, देहरादून चावल बना था, ठीक है। रहू मछली और देहरादून चावल बना था, ठीक है। तो चलिए आपके जितने भी ऑब्जेक्टिव थे सारे ऑब्जेक्टिव को हम समाप्त करते हैं। चैप्टर 6 का जितने भी ऑब्जेक्टिव था सारा ऑब्जेक्टिव समाप्त कर दिए। जितने भी आपका ऑब्जेक्टिव बताए सब आपका MBBI सब्जेक्ट है, MBBI ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। MBBI ऑब्जेक्टिव है, इसको एकदम बढ़िया से आप 100% एकदम बढ़िया से तैयार कर लीजिए, ठीक है। अगर चाहते हैं अब इसका PDF डाउनलोड करने के लिए तो कहाँ कर पाएंगे? तो टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा इसका PDF, टेलीग्राम चैनल पर आपको PDF इसका मिल जाएगा। तो उसका लिंक कहाँ है? उसका लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ से आपको ऊपर नीचा करके देख लीजिएगा, सब PDF डाल चुके हैं, जितना भी फ्री का PDF है सारे फ्री का PDF हम टेलीग्राम चैनल पर डाल चुके हैं। आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप चाहते हैं पेड नोट्स लेना चाहते हैं कि पेड नोट्स हमें चाहिए कि पेड नोट्स, तो मात्र 99 रुपये में अभी नए साल के नव वर्ष के ऑफर में हम क्या कर रहे हैं, तभी मात्र 99 रुपये में आप क्लास 10th का फुल नोट्स दे रहे हैं। क्लास 10th का कौन? फुल नोट्स आपका 6 विषय का फुल नोट्स मात्र कितना? 99 रुपये में। तो आपको कैसे लेना है? तो इस नंबर पर कॉल करिए, 8882301410 पर आप कॉल करिए, मात्र 99 रुपये। ये ऑफर कितना है? 5 जनवरी तक ये ऑफर है, ये 5 जनवरी तक ये ऑफर है। तो ये इस ऑफर का जल्दी आप लोग फ़ायदा उठा लीजिए, ठीक है। फिर ये ऑफर आपका 199 का हो जाएगा। 199 रुपये का नोट्स अभी मात्र हम 99 रुपये में करती है। कितना? मात्र 99 रुपये में, ठीक है। 199 का चीज़ हम मात्र 99 रुपये में कर दिए, बस आप लोग के प्यार के कारण, ठीक है। तो चलिए अगला प्रश्न देखिए, आप क्या करें, आप सब्जेक्टिव प्रश्न को देखेंगे, ठीक है। तो चलिए सब्जेक्टिव प्रश्न 1 नंबर आपका, पहला नंबर प्रश्न देखिए, पहला नंबर आपका प्रश्न क्या है? देखिए पहला नंबर आपका प्रश्न है, देखिए फटाफट। तो पहला नंबर आपका प्रश्न क्या है? तो पहला नंबर प्रश्न देखिए, लेखक को क्यों लगता था कि नौकर रखना बहुत जरूरी है? बताइए। तो लेखक अमरकांत जी थे, अमरकांत जी को क्यों लग रहा था कि अब नौकर रखना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो चलिए इसका आंसर पढ़ते हैं। आंसर देखिए क्या है? आंसर है, लेखक के बड़े भाइयों के घर नौकर लगे थे जिससे उनकी भाभियां महारानी बनकर बैठी थी, इसलिए लेखक को भी एक नौकर रखना बहुत ज़रूरी लगने लगा था। उसकी पत्नी भी नौकर रखने के लिए दबाव बना रही थी, ठीक है। तो समझिए ये आपका कितना 2 अंक का प्रश्न है। कितना है आपका? 2 अंक का ये प्रश्न है, तो ठीक है। एकदम जितना भी हम बता रहे सारे MBBI प्रश्न बता रहे। कितने कौन बता रहे? सारे जितना भी आपको MBBI तो प्रश्न बता रहे थे, एकदम हल्का में नहीं लीजिएगा, बढ़िया से इसको याद करिएगा, ठीक है। तो चलिए आप 2 नंबर प्रश्न को देखिए, 2 नंबर आपका प्रश्न देखिए, 2 नंबर आपका प्रश्न क्या है? तो 2 नंबर प्रश्न को देखते हैं, ठीक है। 2 नंबर प्रश्न आपका क्या है? तो चलिए 2 नंबर प्रश्न देखिए। चलिए 2 नंबर प्रश्न, बहादुर अपने घर से क्यों भागा था? बताइए। जो बहादुर थे वो अपने घर से क्यों भागे? तो आपको बताए थे कि बहादुर ने एक दिन वो अपना भैंस का, जो माँ का प्यारा सबसे प्यारा चीज़ क्या था? तो बहादुर के जो माँ के सबसे प्यारा चीज़ था वो भैंस था। तो भैंस को एक दिन वो बहुत पीट दिया, भैंस को क्या किया? एकदम बहुत पीट दिया, जिसके कारण माँ भी बहादुर को पीट दिया। तो वही गुस्सा में बहादुर अपने घर से भाग गए। तो चलिए, तो पूछ रहे हैं कि बहादुर अपने घर से क्यों भागे थे? तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। इसका उत्तर है कि बहादुर की माँ चाहती थी कि वह घर के काम काज में हाथ बटाए, लेकिन बहादुर ऐसा नहीं करता था। एक दिन उसने माँ की प्यारी भैंस को पीट दिया,
इससे 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 माँ ने बहुत मारा, बहादुर को क्या करा, बहुत मारा। अतः बहादुर घर को छोड़कर भाग गया। ठीक है, समझ गए। बहादुर थे, बहादुर के माँ वो चाहते थे कि मेरा बहादुर भी थोड़ा मुझे काम में हाथ बटाए। ठीक है, तो बहादुर लेकिन काम काज कुछ भी काम नहीं करते, कुछ भी जो था काम वगैरह नहीं करते थे। ठीक है, उसके कारण एक दिन बहादुर जो था माँ की सबसे प्यारी भैंस को धर के पीट दिया। क्या पीट दिया, तो माँ को भी पूरा गुस्सा आया। तो माँ किसको पीट दिया, तो बहादुर को धर के माँ भी पीट दिया, बहादुर को धर के माँ भी पीट दिया। ठीक है, तो माँ से मार खाने के बाद बहादुर क्या किया, घर को छोड़कर ही भाग गया। ठीक है, तो घर छोड़कर ही भाग गया। ठीक है, अगर आप समझ गए तो कमेंट में यस लिख कर जरूर बताइए। यस फटाफट कमेंट में लिखिए हाँ सर समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला प्रश्न। तो चलिए 3 नंबर प्रश्न आपका है, बहादुर के आने से लेखक के घर पर और परिवार के सदस्यों में क्या प्रभाव पड़ा। तो बहादुर के आने से लेखक के घर और उसके परिवार के सदस्यों पर क्या प्रभाव पड़ा, तो बताइए। तो देखिए, तो क्या है, तो चलिए कि इसका आंसर को देखते हैं। तो इसका आंसर है कि बहादुर के आने से घर की अच्छी तरह साफ सफाई होने लगी, घर के सदस्यों को आराम मिलने लगा, क्योंकि लगभग सभी काम कौन करता था, लगभग सभी काम जो थे बहादुर ही करते थे। ठीक है, तो आप समझ गए तो फटाफट कमेंट में दिल बना के भेज दीजिए कि हाँ सर ये समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम 4 नंबर प्रश्न आपका है। तो 4 नंबर प्रश्न आपका क्या है कि किन कारणों से बहादुर ने एक दिन लेखक का घर छोड़ दिया। बताइए, जो बहादुर था क्या क्या हुआ जो लेखक का वो घर छोड़ दिया, लेखक की घर छोड़ने में उसका क्या कारण था। तो चलिए इसको देखते हैं। तो पहला आपका कि शुरुआत में बहादुर को लेखक के घर पर बहुत प्यार मिला, एकदम पूरा प्यार दुलार मिला। ठीक है, लेकिन बाद में उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया गया। छोटी छोटी गलतियों पर उसे मारा जाता था। ठीक है, और रिश्तेदार ने उस पर चोरी का झूठा इल्जाम लगा दिया। ठीक है, तो सिलवट्टा टूटने की घटना के बाद वह बहुत डर गया था, अतः लेखक का घर छोड़ दिया। तो लेखक का घर छोड़ने के सबसे बड़ा कारण क्या था, सबसे बड़ा जो लेखक का घर छोड़ने का कारण तो वो क्या था, सिलवट्टा को टूटना। क्या सिलवट्टा जो था, सिलवट्टा वो अगर नहीं टूटता तो शायद बहादुर अपने लेखक का जो घर था अमरकांत जी का उसका घर नहीं छोड़ता। ठीक है, चलिए आप बताइए 4 नंबर प्रश्न आपको समझ आया, यस या नो कमेंट में फटाफट लिख दीजिए। 4 नंबर सब प्रश्न समझ आ गया आपको, फटाफट लिखिए यस या नो। चलिए 5 नंबर आपका प्रश्न क्या है, 5 नंबर प्रश्न देखिए। 5 नंबर, घर आए रिश्तेदार ने कैसा प्रपंच रचा और उसका क्या परिणाम निकला। बताइए, जो रिश्तेदार आए थे लेखक के घर वो कैसा प्रपंच रचा था, उसके बाद उसका जो परिणाम निकला कैसा निकला। तो चलिए इसके आंसर को देखते हैं। आंसर आपका क्या है कि घर आए रिश्तेदार 11 रुपये खो जाने का झूठा प्रपंच रचा और चोरी का इल्जाम बहादुर पर लगा दिया। ठीक है, इसका परिणाम हुआ कि बहादुर को बहुत अपमान और यातना सहनी पड़ी। वह उदास रहने लगा और घर के लोग भी उसे डांटने मारने लगे। ठीक है, जो बहादुर थे, बहादुर पे झूठा जो चोरी का इल्ज़ाम लगाया था, 11 रुपये चोरी का इल्ज़ाम झूठा लगा दिया। ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ, बहादुर बहुत ही उदास रहने लगा, उसके कारण छोटे छोटे गलती पर बहादुर को क्या करने, घर के लोग डांटने और मारने लगे थे। ठीक है, तो चलिए क्या 5 नंबर प्रश्न समझ गए, 5 नंबर जो प्रश्न आप समझ गए फटाफट लिखिए हाँ हम 5 नंबर प्रश्न समझ गए। ठीक है, ये 6 नंबर प्रश्न आपका क्या, 6 नंबर प्रश्न को पढ़िए। तो 6 नंबर प्रश्न है, बहादुर का चरित्र चिंतन कीजिए। बताइए बहादुर कैसा है, बहादुर कैसा है उसका चरित्र चिंतन कीजिए फटाफट। तो देखिए अब पढ़िए, बहादुर कैसा आदमी ने, तो उत्तर कि बहादुर इस कहानी का प्रमुख पात्र है। क्या है, प्रमुख पात्र है। वह नेपाल सीमा के पास रहने वाले एक गरीब सीधा साधा और मेहनती भोला वाला बालक था। वह क्या था, वह ईमानदार है और पूरे मन से काम करता है। मारपीट और अपमान सहने के बावजूद भी वह चुप रहता है। परिस्थितियों से डरकर अंत में वह घर छोड़कर उसके बाद में भाग गए। ठीक है, घर छोड़ के क्या किए, वो भाग गए। ठीक है, बाद में अगर इतना उससे नहीं सह पाए तो क्या किए, तो लेखक के घर छोड़कर भाग गए। ठीक है, तो आपका जो जितने 6 नंबर का सब्जेक्टिव था सारे सब्जेक्टिव हम समाप्त कर दिए। ठीक है, तो सारे एकदम इंपॉर्टेंट है, सबको एकदम बढ़िया से आप लोग क्या करिएगा, बढ़िया से याद करके तैयार कर लीजिए। तो बढ़िया से आप लोग तैयार कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए अब 7 नंबर चैप्टर नंबर 7 को देखते हैं। तो चैप्टर नंबर 7 आपका क्या है, तो पढ़िए चैप्टर नंबर 7 का नाम आपका क्या है, तो परंपरा का मूल्यांकन। चैप्टर नंबर 7 देखिए क्या है, परंपरा का मूल्यांकन। इसके जो लेखक है कौन है, तो इसके लेखक देखिए, परंपरा हमें किससे सीखना चाहिए, तो परंपरा हमें सीखना चाहिए प्रभु राम से यानी कि राम विलास शर्मा। क्या होगा, राम विलास होगा, रामविलास शर्मा हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लेखक कौन होगा, रामविलास शर्मा। ठीक है,
तो चलिए परंपरा का मूल्यांकन के लेखक हो जाएगा रामविलास शर्मा, ठीक है। तो चलिए इसके क्वेश्चन को देखते हैं। इसके जितने भी आपका यहाँ सारा वीवीआई ऑब्जेक्टिव बताएंगे, सारे वीवीआई ऑब्जेक्टिव बताएंगे, एकदम बढ़िया से तैयार करना आपको। तो ठीक है, 1 नंबर देखिए, प्रश्न नंबर 1 आपका परंपरा का मूल्यांकन पाठ कौन सी विधा है? तो ये एक निबंध है। कैसी है? ये निबंध है। दूसरा है परंपरा का मूल्यांकन पाठ के निबंधकार कौन है? तो निबंधकार जो है रामविलास शर्मा है। क्या है? रामविलास शर्मा, ठीक है। तो बताइए रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ? 10 अक्टूबर 1912 में हुआ था। कब? 10 अक्टूबर 1912 में रामविलास शर्मा जी का जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? तो उन्नाव यानी कि उत्तर प्रदेश के उच्च गांव सानी में। कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश के उच्च गांव सानी में, ठीक है। तो चलिए अगला प्रश्न देखिए, 5 नंबर प्रश्न का रामविलास शर्मा किस विश्वविद्यालय से अंग्रेजी विभाग के अध्यापक रहे थे? तो वो लखनऊ विश्वविद्यालय से। किस विश्वविद्यालय से? तो लखनऊ विश्वविद्यालय से अंग्रेजी के अध्यापक रहे थे, अंग्रेजी के अध्यापक रहे थे, ठीक है। तो अगला देखिए, अगला प्रश्न आपका है कि रामविलास शर्मा किस विद्यालय में कुलपति रहे थे? तो रामविलास शर्मा जो थे वो आगरा विश्वविद्यालय में क्या रहे थे? कुलपति। आगरा विश्वविद्यालय के कुलपति रहे थे, ठीक है, आगरा विश्वविद्यालय के, ठीक है। तो चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपका 7 नंबर, रामविलास शर्मा का निधन कब हुआ? तो रामविलास शर्मा का जो निधन हुआ था 30 मई 2000 ईस्वी को हुआ था। कहाँ हुआ था? दिल्ली में। 30 मई 2000 ईस्वी को रामविलास शर्मा जी का निधन हो गया, वो भी दिल्ली में, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपका क्या है? अगला प्रश्न है निराला की साहित्य साधना किसकी रचना है? जो निराला की साहित्य साधना रचना है वो रामविलास शर्मा की है। किसकी रचना है? तो निराला के साहित्य साधना पर ही इसको क्या मिला था? साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न कि रामविलास शर्मा को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? तो निराला के साहित्य साधना के लिए, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपका क्या है कि भारतीय दर्शन, मार्क्स और उनका युग, भाषा और समाज के लेखक कौन है? तो इस सभी के लेखक है रामविलास शर्मा। कौन है? तो सभी का लेखक जो है रामविलास शर्मा जी है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, अगला भौतिकवाद का अर्थ भाग्यवाद नहीं, यह किस निबंध की पंक्ति? ये जो निबंध की पंक्ति है ये परंपरा का मूल्यांकन की पंक्ति, ठीक है। इसकी परंपरा का मूल्यांकन की पंक्ति, ठीक है। चलिए 12 नंबर देखिए, 12 नंबर परंपरा का ज्ञान किसके लिए आवश्यक है? बताइए, जो परंपरा का ज्ञान है किसके लिए आवश्यक है? तो जो लकीर के फकीर ना होकर क्रांतिकारी साहित्य की रचना करना चाहते हैं उसे परंपरा का ज्ञान की आवश्यक है, ठीक है। तो चलिए 13 नंबर प्रश्न देखिए, 13 नंबर आपका प्रश्न है कि रूस कहाँ स्थित है? रूस जो स्थित है जारासंघ कहाँ स्थित है? जारासंघ जो आपका स्थित है रूस में। कहाँ? तो जारासंघ आपका रूस में स्थित है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपका क्या है? 14 नंबर। 14 नंबर आपका जो प्रश्न है क्या है कि साहित्य निर्माण में प्रतिभाशाली मनुष्य की भूमिका है क्या? निर्णायक। जो साहित्य निर्माण में प्रतिभाशाली मनुष्य की भूमिका है वो किसी निर्णायक है, ठीक है। चलिए 15 नंबर प्रश्न देखिए, 15 नंबर प्रश्न आपका जातीय असीमिता की दृष्टि से इतिहास का प्रभाव कैसा है? तो विच्छिन्न और विच्छिन्न था। कैसा रहा? तो इतिहास का जो प्रभाव था वो विच्छिन्न और विच्छिन्न था, ठीक है। एकदम इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव, बढ़िया से याद कर लीजिए, ठीक है। चलिए 16 नंबर देखिए, 16 नंबर है कि साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान किस व्यवस्था में संभव है? तो समाजवादी व्यवस्था में। किस व्यवस्था में? तो समाजवादी व्यवस्था। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, 17 नंबर आपका लेखक रामविलास शर्मा कब से कब तक भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ के महामंत्री रहे थे? तो 1949 से 53 तक। कब? 1949 से 53 तक रहे थे, ठीक। एकदम बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर थी, ऑब्जेक्टिव है, एकदम बढ़िया से याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ठीक है। 18 नंबर देखिए, 18 नंबर आपका है कि सामाजिक विकास कर्म में समांगती सभ्यता की अपेक्षा किस सभ्यता को अधिक प्रगतिशील कहा जा सकता है? तो पहले जो पूंजीवादी सभ्यता आपका क्या है? पूंजीवादी सभ्यता, उसे अधिक प्रगतिशील कहा जाता है, ठीक है, पूंजीवादी सभ्यता को। तो चलिए 19 नंबर आपका प्रश्न है मनुष्य और परिस्थिति का संबंध कैसा है? तो मनुष्य और परिस्थिति का जो संबंध है द्वंद्वात्मक है। कैसा है? द्वंद्वात्मक है, ठीक है, एक दूसरे के बिना कोई नहीं चल सकता, ठीक। 20 नंबर देखिए, हिंदी आलोचना को वैज्ञानिक दृष्टि प्रदान करने का श्रेय किसे है? तो हिंदी आलोचना को जो वैज्ञानिक दृष्टि प्रदान करने का श्रेय है और रामविलास शर्मा को। किसे? तो रामविलास शर्मा को दिया गया था, ठीक है। तो चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि किसने सोवियत संघ का आक्रमण किया था? तो हिटलर ने सोवियत संघ पर आक्रमण किया था, ठीक है। चलिए 22 नंबर आपका प्रश्न है कि यदि मनुष्य परिस्थितियों का नियामक नहीं तो परिस्थिति भी मनुष्य का नियामक नहीं है। ये क्या है?
सही है, ये एकदम बिल्कुल ही राइट आंसर है। क्या है? ये एकदम बिल्कुल सही है कि जब मनुष्य अगर प्रकृति का नियामक नहीं है तो प्राकृतिक भी मनुष्य का क्या है, नियामक नहीं है। एकदम ये बिल्कुल बात, ये जो बात है बिल्कुल सही है, ठीक है। तो चलिए अगला 23 नंबर प्रश्न है। सोवियत संघ के लोग हिटलर विरोधी संग्राम को क्यों कहते थे? तो महान राष्ट्रीय संग्राम, ठीक है। तो देखिए सोवियत संघ के जो लोग थे हिटलर को विरोधी संग्राम को क्या क्या कहते थे? तो वो कहते थे महान राष्ट्रीय संग्राम, ठीक है। तो चलिए 24 नंबर देखिए प्रश्न है आपका, अस्मिता का अर्थ क्या? अस्मिता का अर्थ जो आपका ये पहचान है। अस्मिता का अर्थ आपका क्या है? अस्मिता का अर्थ आपका पहचान है, ठीक है। तो सारे आपका 7 नंबर जितने चैप्टर 7 का आपका सारे ऑब्जेक्टिव को हम समाप्त कर दें। चैप्टर 7 का सारे ऑब्जेक्टिव को आपका समाप्त कर दें। चलिए अब सब्जेक्टिव को देख लेते हैं। सब्जेक्टिव में, ठीक है, तो आपका सब्जेक्टिव क्या है? देखिए सब्जेक्टिव आपका क्या है? सब्जेक्टिव मात्र हम 2 क्वेश्चन है। सब्जेक्टिव में आपका कितना क्वेश्चन है? तो मात्र हम 2 क्वेश्चन है। पहला क्या है? तो पहला देखिए परंपरा का ज्ञान किसके लिए सबसे सबसे अधिक आवश्यक है? तो बताइए जो परंपरा का ज्ञान किसके लिए सबसे अधिक आवश्यक है? तो वो देखिए उत्तर पढ़िए। उत्तर आपका जो लोग साहित्य में युग परिवर्तन करना चाहते हैं, क्रांतिकारी साहित्य लिखना चाहते हैं, उनके लिए साहित्य की परंपरा का ज्ञान आवश्यक है। किसके लिए? जो क्रांति लाना चाहते हैं, जो युग परिवर्तन करना चाहते हैं, उसके लिए जो परंपरा का ज्ञान है अत्यंत आवश्यक है, ठीक है। तो चलिए अगर 1 नंबर प्रश्न आपको समझ गए तो कमेंट में क्या करिए? यस लिखिए। कमेंट में यस लिखिए, हाँ सर हम समझ गए। ये 2 नंबर देखिए, 2 नंबर है कि भारत की बहुजातीय मुख्यतः संस्कृति और इतिहास की देन है। कैसे? तो पहला आपका क्या है? तो पहला लेखक रामविलास शर्मा के अनुसार भारत की जो बहुजातीय हमारी संस्कृति और इतिहास की देन है। हमारे संस्कृति भारत और रामायण जैसे साहित्य से जुड़ी है, जो एकता स्थापित करते हैं। इससे इतिहास में अनेक ऐसे घटना है जिनकी लोग बहुत जातीय बोध है, ठीक है। 2 नंबर प्रश्न आपका कैसा लगा? एकदम कमेंट में फटाफट लिखिए कि 2 नंबर प्रश्न आपको एकदम ये क्या पता चले कि 2 नंबर प्रश्न कि कैसे लिखना है, ठीक है। तो इसका सारा पीडीएफ आपको कहाँ मिल जाएगा? इसका जो पीडीएफ है आप कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं? तो इसका पीडीएफ आप जो डाउनलोड कर सकते हैं वो टेलीग्राम चैनल पर से, जिसका लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया। वहाँ जाके डाउनलोड करके एकदम बढ़िया से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो बढ़िया से आप लोग तैयार कर लीजिए, ठीक है। टेलीग्राम पर जाइए, एकदम ये विद्या प्रकाश ऑनलाइन क्लासेस सर्च करिए, नहीं तो इसका लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए है। वहाँ से जाइए और एकदम जाके ऊपर नीचा करके देख लीजिए, जहाँ भी है डाउनलोड करके एकदम बढ़िया से पढ़ लीजिए, ठीक है। तो चलिए 8 नंबर आपका क्या है? 8 नंबर जीत जीत में निरखत हूँ। जीत में निरखत हूँ, इसके जो अति है साक्षात्कार वो कौन है? तो वो बिरजू महाराज है। कौन से? देखिए पंडित बिरजू, पी से पंडित, बी से बिरजू, एम से महाराज, यानी कि पीबीएम पी से पंडित, बी से बिरजू, एम से महाराज, ठीक है। तो चलिए 1 नंबर आपका प्रश्न देखिए। 1 नंबर है कि जीत में निरखत हूँ, जीत में निरखत है, पाठ में कौन सी विधा है? तो ये जो विधा है आपका पाठ की कौन सी विधा है? साक्षात्कार है, जिसे इंटरव्यू कहते हैं इंग्लिश में। किसे? इंटरव्यू, साक्षात्कार। ये क्या है? एक साक्षात्कार है, ठीक है। 2 नंबर देखिए जीत में निरखत लिखत है, सॉरी निरखत होता है, यहाँ पर लिखत हो गया, तो हो गया टाइपिंग में थोड़ा मिस्टेक है, ठीक है। तो इस पाठ के रचनाकार जो है, रचनाकार इसके तो पंडित बिरजू महाराज हैं। कौन है? तो इसके जो रचनाकार है पंडित बिरजू महाराज हैं, ठीक है। तो पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ था? 4 फरवरी 1938 में। कब? 4 फरवरी 1938 में पंडित बिरजू महाराज का जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? लखनऊ में। कहाँ हुआ था? लखनऊ में, ठीक है। तो देखिए 5 नंबर पंडित बिरजू महाराज के पिता का देहांत उनकी कितने, जब पंडित बिरजू महाराज का जो पिता था, पंडित बिरजू महाराज कितने वर्ष के थे जो इसका पिताजी मर गया था? तो वो 9.5 वर्ष के थे। कितने वर्ष के थे? तो मात्र 9.5 वर्ष की उम्र में इसका पिताजी का देहांत हो गया, ठीक है। तो चलिए 6 नंबर देखिए आपका, पंडित बिरजू महाराज के चाचा का नाम क्या था? पंडित बिरजू महाराज के चाचा का नाम था शंभू महाराज। क्या था? शंभू महाराज, ठीक है। 7 नंबर आपका पंडित बिरजू महाराज के गुरु कौन थे? तो इसको गुरु जो थे वो उसका पिताजी था, पिताजी इसका गुरु था, ठीक है। चलिए 8 नंबर 8 नंबर आपका बिरजू महाराज अपने इष्ट किसे मानते थे? इसको इष्ट जो आपका अपना इष्ट है उसे अपना अम्मा को अपना इष्ट मानते थे। किसे? अपना अम्मा को इष्ट मानते, ठीक है। तो चलिए 9 नंबर प्रश्न देखिए। 9 नंबर संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिलने पर उनकी आयु कितनी थी? वो मात्र 27 वर्ष के थे, तभी उसको संगीत अकादमी पुरस्कार मिला था। कितने वर्ष के थे? तो मात्र 27 वर्ष की आयु में उसे संगीत अकादमी पुरस्कार मिल गया था, ठीक है। तो चलिए 10 नंबर है पंडित बिरजू महाराज खड़कू को किससे शागिर्द मानते थे? तो पिताजी खुद को खड़कू ने खुद को वो अपने पिताजी के शागिर्द मानते थे। कौन? पंडित बिरजू महाराज, ठीक है। तो चलिए 11 नंबर आपका प्रश्न है कि पंडित बिरजू महाराज को किसने कांटा बांधा था?
पंडित बिरजू महाराज को जो थे उसके पिताजी ने गांडा बांधा था। किसने? तो उसके पिताजी थे, उसे गांडा बांधा था। ठीक है, 12 नंबर देखिए, 12 नंबर पंडित बिरजू महाराज किस नृत्य शैली के कलाकार थे? तो पंडित बिरजू महाराज कथक नृत्य शैली के कलाकार थे। किस कथक? तो किस शैली के? तो कथक शैली के कलाकार थे। ठीक है, चलिए 13 नंबर आपका क्या है कि पंडित बिरजू महाराज का जन्म कथक की सॉरी कथक नगर किस पीढ़ी में हुआ था? तो पंडित बिरजू महाराज का जन्म किस पीढ़ी में हुआ था? तो 7वीं पीढ़ी में। किस? 7वीं पीढ़ी में हुआ था। ठीक है, किस घराने में हुआ था? तो लखनऊ घराने में हुआ था। ठीक है, तो चलिए 14 नंबर प्रश्न आपका कि पंडित बिरजू महाराज की कितनी बहनें थी? तो 3। पंडित बिरजू महाराज की जो बहनें थी कितना थी? तो 3 थे। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या है? 15 नंबर आपका प्रश्न है। देखिए 15 नंबर आपका प्रश्न क्या है? तो 15 नंबर है कि उनकी सबसे छोटी बहन उन कितने वर्ष की छोटी थी? तो उनकी सबसे छोटी बहन थी पंडित बिरजू महाराज की, वो पंडित बिरजू महाराज से 8 वर्ष छोटी थी। कितने वर्ष छोटी थी? तो वो 8 वर्ष से छोटी थी। ठीक है, देखिए अगला है कि सबसे बड़ी बहन उनसे कितनी वर्ष बड़ी थी? तो उसके जो सबसे बड़ी बहन थे पंडित बिरजू महाराज से कितना? 15 वर्ष बड़े थे। कितना वर्ष? तो 15 वर्ष बड़े थे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला 17 नंबर है कि पंडित बिरजू महाराज को संगीत भारती लेकर कौन आए थे? तो कपिला जी लेकर आए थे। कौन लेकर आए थे? तो कपिला जी लेकर आए थे। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए कि बिरजू महाराज ने अंतिम बार अपने पिताजी के साथ कहाँ कार्यक्रम किया था? तो वो मैनपुरी में किया था। कहाँ किया था? तो मैनपुरी में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए तो पंडित बिरजू महाराज ने कितने कार्यक्रम करके अपना पिताजी की 13वीं कराए थे? तो 2 कार्यक्रम करके वो अपने पिताजी के 13वीं कराए थे। ठीक है, तो पंडित बिरजू महाराज को 2 कार्यक्रम करने के कितने रुपए मिले थे? तो मात्र 500 रुपये मिले थे। कितना मिले थे? मात्र 500 रुपये मिले थे 2 कार्यक्रम करने के। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है कि पंडित बिरजू महाराज किसे अपना शागिर्द मानते थे? तो सरस्वती को अपना शागिर्द मानते थे। ठीक है, सरस्वती को क्या मानते थे? अपना शागिर्द मानते थे। ठीक है, अगला प्रश्न है कि अगला प्रश्न है कि बिरजू महाराज को तमिल किसने दी थी? तामिल जो दिया था उसके बाबूजी ने दिया था। कौन दिया था? उसके बाबूजी दिए थे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 23 नंबर कि बिरजू महाराज की किस शैली के नर्तज्ञ थे? तो बिरजू महाराज जो थे कथक शैली के नर्तज्ञ थे। किस शैली के? कथक शैली के नर्तज्ञ थे। ठीक है, 24 नंबर प्रश्न है कि बिरजू महाराज की ख्याति किस रूप में? तो बिरजू महाराज की जो ख्याति है नर्तक के रूप में। किसके रूप में? नर्तक के रूप में बिरजू महाराज की ख्याति। ठीक है, तो अगला प्रश्न दिया। अगला प्रश्न आपका है शंभू महाराज क्या है? शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे? तो वो चाचा थे। कौन थे? बिरजू महाराज जो थे, शंभू महाराज जो थे बिरजू महाराज के चाचा थे। ठीक है, चलिए 26 नंबर आपका है हलकारे का अर्थ क्या होता है? हलकारे का अर्थ होता है संदेश वाहक। क्या होता है? हलकारे का अर्थ आपका संदेश वाहक होता है। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न है कि नेपाल में बिरजू महाराज के एक रिश्तेदार थे, उनका नाम क्या था? तो उनका नाम था झुम्मक लाल। क्या नाम था? तो उसका नाम था झुम्मक लाल। बिरजू महाराज के रिश्तेदार का नाम क्या था? झुम्मक लाल। ठीक है, चलिए 28 नंबर आपका प्रश्न है कि दिल्ली में हिंदू मुस्लिम दंगे पर बिरजू महाराज और उनकी परिवार उनकी अम्मा कहाँ चले गए थे? तो उनकी अम्मा लखनऊ चले गई थी। ठीक, दिल्ली में जो हिंदू मुस्लिम के दंगे हुए थे उसके बाद जो उसके माता और बिरजू महाराज थे वो कहाँ चले गए थे? वो लखनऊ चले गए थे। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। 29 नंबर प्रश्न है कि बिरजू महाराज का संबंध किस नृत्यज्ञ से? तो कथक नृत्यज्ञ से बिरजू महाराज का संबंध है। ठीक है, अगला प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न आपका क्या है? तो अगला प्रश्न है कि बिरजू महाराज ने गुरु दक्षिणा कितना रुपये दिया था? गुरु दक्षिणा के रूप में पिताजी को कितना रुपये दिए थे? तो 500 रुपये दिए थे। शागिर्द का क्या अर्थ होता है? शागिर्द का अर्थ होता है शिष्य। ठीक है, शागिर्द का अर्थ क्या होता है? तो शागिर्द का अर्थ आपका शिष्य होता है। ठीक है, तो आपका जितने भी चैप्टर 8 का ऑब्जेक्टिव थे, ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव सब हम यहाँ पर करा दिए। ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव करा दिए। चलिए आप सब्जेक्टिव देखिए, जितने भी आपके इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव है इस सबको देखते हैं। ठीक है, चलिए पहला नंबर सब्जेक्टिव आपका क्या है? फर्स्ट नंबर देखिए, फर्स्ट नंबर आपका सब्जेक्टिव जो पढ़िए। तो फर्स्ट नंबर है लखनऊ और रामपुर से बिरजू महाराज का क्या संबंध है? बताइए कि लखनऊ और रामपुर से जो बिरजू महाराज का संबंध है वो क्या है? पढ़िए, लखनऊ और रामपुर से बिरजू महाराज का गहरा संबंध था। उनकी तीनों बहनों का जन्म रामपुर में हुआ था तथा बिरजू महाराज का जन्म लखनऊ में हुआ था। उनकी आना जाना क्या है? उनका आना जाना भी लखनऊ होता था। ठीक है, तो लखनऊ और ये रामपुर है उसमें बिरजू महाराज का क्या है? पूरा एकदम गहरा संबंध है। ठीक है, उसके जो तीनों बहनें का जन्म हुआ था कहाँ हुआ था? रामपुर में। और बिरजू महाराज का जन्म हुआ था लखनऊ में। ठीक है, क्या आप इस क्वेश्चन को समझ गए? और समझ गए तो फटाफट कमेंट में यस लिख दीजिए। हाँ सर समझ गए। ठीक है, चलिए 2 नंबर देखिए। 2 नंबर प्रश्न है कि किसके साथ नाचते हुए बिरजू महाराज को पहली बार पुरस्कार मिला था? बताए किसके साथ? तो देखिए मात्र 8 वर्ष की आयु में बिरजू महाराज को पहली बार पुरस्कार मिला था। वो अपने पिताजी और चाचा जी के साथ नृत्य कर रहा था। ठीक है, जब वो पहली बार 8 वर्ष के आयु थे तो उसको पहली बार क्या मिला था? पहली बार उसको
पुरस्कार मिला था, वो अभी अपने पिताजी और चाचा जी के साथ नाच रहे थे तब। ठीक है, तो चलिए 3 नंबर प्रश्न देखिए। 3 नंबर आपका बिरजू महाराज के गुरु कौन थे, संक्षिप्त में परिचय दे। जो पंडित बिरजू महाराज थे उसके जो गुरु थे वो थे उसके पिताजी। कौन थे, उसके पिताजी। देखिए क्या है कि पंडित बिरजू महाराज उनके गुरु उनके पिताजी थे, उन्होंने उन्हें नृत्य की शिक्षा दी। उनके पिता कथक नृतक थे और स्वभाव से अच्छे थे। ठीक है, उसके पिताजी क्या थे, स्वभाव से बहुत अच्छे थे। ठीक है, क्या क्वेश्चन नंबर 3 आप समझ गए, तो समझ गए तो कमेंट में इसलिए। 4 नंबर देखिए। 4 नंबर आपका क्या है, बिरजू महाराज ने नृत्य की शिक्षा किससे और कब शुरू की थी। जो बिरजू महाराज थे नृत्य की शिक्षा वो अपने पिता से लिए थे। किससे, अपने पिता से शुरू ली थी, पिता से शुरू की जब वो हाई स्कूल में थे। पढ़ते कब शुरू किया था पंडित बिरजू महाराज ने नृत्य की शिक्षा, जब वो हाई स्कूल में पढ़ रहे थे तभी से। ठीक है, तो चलिए आपका चैप्टर 8 का सारे ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव समाप्त कर दिए। चलिए अब चैप्टर 9 में प्रवेश करते हैं। किसमें, तो चैप्टर 9 में प्रवेश करते हैं। चलिए चैप्टर 9 आपका क्या है, चैप्टर 9 देखिए चैप्टर 9 है आपका अवेन्यू। ये क्या है, एक ललित निबंध। आपका क्या है, एक ललित निबंध। सर अवेन्यू आपका क्या है, तो अवेन्यू आपका एक ललित निबंध है। ठीक है, तो चलिए इसके जो लेखक है, लेखक इसके अशोक वाजपेयी होगी। तो देखिए हम इसका ट्रिक बताते हैं लेखक क्या थे। अवेन्यू जब एक सांप था उसको कि बाज जो थे लेके उड़ गया था, तो सांप ने कहा था कि अवेन्यू हो ऐसे कर रहा था। ठीक है, तो अवेन्यू के जो लेखक हो जाएगा अशोक वाजपेयी। बाज से यानी वाजपेयी हो जाएगा। ठीक है, अशोक वाजपेयी। तो चलिए 1 नंबर प्रश्न आपका क्या है, तो प्रश्न का एक है कि अवेन्यू पाठ की कौन सी विधा। अवेन्यू जो पाठ की विधा है वो ललित रचना। किसी है, ललित रचना। ठीक है, चलिए 2 नंबर आपका क्या है, अवेन्यू की लेखक और अवेन्यू के लेखक अशोक वाजपेयी है। तो अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था, तो 16 जनवरी 1941 में। 16 जनवरी 1941 में अवेन्यू का जन्म हुआ था। कब हुआ था, 16 जनवरी 1941 में। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला 4 नंबर आपका क्या है, तो 4 नंबर जो प्रश्न आपका क्या है, तो 4 नंबर प्रश्न है कि अशोक वाजपेयी का जन्म कहाँ हुआ था। अशोक वाजपेयी का जन्म दुर्ग छत्तीसगढ़ में हुआ था। कहाँ, दुर्ग छत्तीसगढ़ में हुआ था। ठीक है, तो अशोक वाजपेयी कहाँ के मूल निवासी थे। अशोक वाजपेयी जो थे जन्म हुआ था इसका छत्तीसगढ़ में, लेकिन मूल निवासी थे मध्य प्रदेश के। कहाँ, तो मूल निवासी जो थे ये कहाँ थे, मध्य प्रदेश के। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न आपका अशोक वाजपेयी की माता और पिता का नाम क्या था, तो उसके माता का नाम था, अशोक वाजपेयी की माता का नाम निर्मला देवी और पिता का नाम था परमानंद वाजपेयी। पिता का नाम क्या था, तो परमानंद वाजपेयी। एकदम इंपॉर्टेंट है, एकदम बढ़िया से याद कर लीजिए क्वेश्चन को। ठीक है, तो चलिए अगला देखिए। अगला है कि अशोक वाजपेयी ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से शुरू की थी। तो अशोक वाजपेयी जो था अपनी प्रारंभिक शिक्षा गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल से की थी। कहाँ से, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल से की थी। ठीक है, तो चलिए अगला है कि अशोक वाजपेयी ने एमए कहाँ से किया था। अशोक वाजपेयी जो थे एमए वो दिल्ली से एमए किए थे। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न 9 नंबर किसके लगभग 3 दर्जन मौलिक और संपादक कृतियाँ प्रकाशित है। तो अशोक वाजपेयी की जो है कितना 3 दर्जन मौलिक और संपादक कृतियाँ प्रकाशित है। ठीक है, चलिए 10 नंबर प्रश्न आपका है, एक पतंग अनंत में किसकी रचना। एक पतंग अनंत में जो रचना है ये अशोक वाजपेयी की है। किसकी रचना है, तो अशोक वाजपेयी की रचना है कि एक पतंग अनंत में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न 11 नंबर प्रश्न है कि तत्पुरुष क्या है, तत्पुरुष कहीं नहीं तो वहीं थोड़ी सी जगह किसकी रचना है। ये जो रचना है तत्पुरुष कहीं नहीं तो वहीं थोड़ी सी जगह, ये जो रचना है आपका ये अशोक वाजपेयी की। कितना एकदम इंपॉर्टेंट रचना है, सबको याद कर लीजिए। ठीक है, किसकी रचना है, तो अशोक वाजपेयी का रचना। ठीक है, चलिए 12 नंबर प्रश्न देखिए। 12 नंबर अवेन्यू कहाँ स्थित है, बताइए। अवेन्यू जो है आपका कहाँ है, तो अवेन्यू आपका दक्षिण फ्रांस में। कहाँ है, अवेन्यू आपका दक्षिण फ्रांस में स्थित है। ठीक है, 13 नंबर प्रश्न देखिए। 13 नंबर प्रश्न आपका अवेन्यू कहाँ, अवेन्यू है दक्षिण फ्रांस का एक मध्ययुगीन ईसाई मठ है। अवेन्यू जो है, अवेन्यू क्या है, तो अवेन्यू दक्षिण फ्रांस का एक मध्ययुगीन ईसाई मठ है। क्या है, ईसाई मठ है। ठीक है, तो 14 नंबर प्रश्न देखिए। 14 नंबर आपका प्रश्न हो जाएगा कि लेखक कितने वर्ष पहले अवेन्यू गए थे। तो लेखक 10 वर्ष पहले अवेन्यू गए थे। कितने वर्ष पहले, तो 10 वर्ष पहले अवेन्यू गए थे। तो लेखक अवेन्यू में कितने दिन रुके थे, तो वहाँ 19 दिन रुके थे। कितना दिन रुके थे, 19 दिन। तो 19 दिन में लेखक ने कितने प्रवास अवेन्यू में, जो 19 दिन के प्रवास थे अवेन्यू में लेखक की, उसमें कविता और गद्य कितना लिखे थे, तो उसमें जो आपका कविता लिखे थे, कविता आपका 35 लिखे थे और गद्य जो आपका 27। ठीक है, आपका कविता कितना लिखे थे, कविता 35 और गद्य 27 लिखे थे। ठीक है, 17 नंबर देखिए। 17 नंबर आपका है कि फ्रांस का एक प्रमुख कला केंद्र कौन सा है, तो अवेन्यू पर फ्रांस का क्या है, प्रमुख कला केंद्र। अवेन्यू क्या है, फ्रांस का प्रमुख कला केंद्र है। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न आपका क्या है, तो अगला प्रश्न है रोन नदी के दूसरी ओर बसा एक छोटा सा शहर कौन सा था, तो वो बिल्लन था। क्या था, बिल्लन था। ठीक है, तो
चलिए 19 नंबर आपका क्या है, बिल्लन क्या है, बिल्लन एक छोटा सा गाँव है, क्या है, एक छोटा सा गाँव है बिल्लनपुर, ठीक है। 20 नंबर है, अशोक वाजपेयी आवृत्तियों साथ लेकर गए थे। तो हिंदी जो अशोक वाजपेयी गए थे, कहाँ गए थे, तो अशोक वाजपेयी तो क्या क्या साथ लग गए थे, तो अशोक वाजपेयी हिंदी का कुछ टाइप लग गए थे, पुस्तक लग गए थे, और क्या बुद्ध संबंधी ग्रंथ ले गए थे, ठीक है। तो 21 नंबर आपका क्या है कि 14वीं सदी में फ्रांच क्रांति तक किसका धार्मिक उपयोग रहा, तो ला सतलुज का, किसका, ला सतलुज का उपयोग रहा था, किस सदी में, तो 14वीं सदी में। एकदम इंपॉर्टेंट चैप्टर है, सॉरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एकदम बढ़िया से याद कर लीजिए। ला सतलुज क्या था, ला सतलुज ईसाई मठ था, क्या था, ला सतलुज जो था आपका एक ईसाई मठ था। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपका क्या है कि पिकासो की कृति का नाम क्या था, बताइए। पिकासो की कृति का नाम जो था ये मास्कोला दा अवेन्यू, क्या है, मास्कोला दा अवेरियो, ठीक है, मास्कोला दा अवेरियो, ठीक है, हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि रोम नदी के किनारे बसे शहर का नाम क्या था, तो अवेन्यू था, क्या था, अवेन्यू। रोम नदी के जो किनारे शहर बचा था उसका नाम था अवेन्यू, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, प्रत्येक वर्ष अवेन्यू में कैसा समारोह आयोजित होता था, तो रंग समारोह, कैसा समारोह होता था, तो रंग समारोह। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये, बढ़िया से याद कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है बिल्लन और अवेन्यू के बीच कौन सी नदी है, तो उसके बीच रॉन नदी है, कौन सी नदी है, तो रॉन नदी है, ठीक है। 27 नंबर देखिए, 27 नंबर आपका अवेन्यू क्या है, तो अवेन्यू एक ईसाई मठ है, क्या है, अवेन्यू आपका एक ईसाई मठ हो जाएगा, ठीक है। तो अगला प्रश्न 28 नंबर देखिए, 28 अवेन्यू में रहकर लगभग 30 संयुक्त कविताएं लिखने वाले अर्थित्ववादी कवि कौन है, तो वो आपका आंद्रे ब्रेतेन रेन तथा फ्रेंच बुलर, फिर क्या है, पॉल एलुअर, ठीक है। तो चलिए 29 नंबर क्वेश्चन की, 29 नंबर है अशोक वाजपेयी की ललित रचना कौन सी है, तो अशोक वाजपेयी की ललित रचना अवेन्यू है, कौन सी, तो अवेन्यू ललित रचना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न को देखिए, अगला प्रश्न आपका क्या है, तो अगला प्रश्न देखिए हो जाएगा कि अवेन्यू दक्षिण फ्रांस में रोन नदी के किनारे बसा शहर कौन सा है, तो बसा शहर कैसा है, तो बसा शहर जो है वो पुराना शहर है, कैसा है, पुराना शहर है, ठीक है। तो लेखक अवेन्यू किस लिए गए थे, तो लेकर रंग समारोह में भाग लेने गए थे, किस लिए, तो रंग समारोह में भाग लेने गए थे, ठीक है। चलिए 32 नंबर का क्वेश्चन है कि पीटरब्रुक का विवाद प्रस्ताव महाभारत पहले कहाँ प्रस्तुत किया गया था, तो अवेन्यू में कहा गया था, कहाँ किया गया था, तो अवेन्यू में, ठीक है। तो ला सतलुज को किसने बनाया था, ला सतलुज को बनाया था फ्रेंच के शासकों ने, ठीक है, फ्रेंच शासकों ने। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि कार्थियुसुन संप्रदायक का एक ईसाई मठ कौन सा है, तो ला सतलुज है, कौन सा है, ला सतलुज। जारा संघ कहाँ है, तो जारा संघ रूस में, जारा संघ आपका रूस में, ठीक है। 36 नंबर के अवेन्यू किस नदी पर स्थित है, तो रोन नदी पर स्थित है, ठीक है। तो अगला देखिए, अब विजय अशोक वाजपेयी को नदी किनारे किसकी याद आती है, तो विनोद कुमार शुक्ल की याद आती है, अशोक वाजपेयी को नदी किनारे विनोद कुमार शुक्ल की याद आती है, ठीक है। 38 नंबर आपका अशोक वाजपेयी नदी की तुलना किससे करते हैं, तो नदी की तुलना कविता से करते हैं, किससे करते हैं, कविता से। अगला प्रश्न 29 नंबर प्रश्न आपका 39 नंबर अशोक वाजपेयी को नदी के किनारे विनोद कुमार शुक्ल कौन सी कविता याद दिलाती है, तो नदी चेहरे लोगों के, ठीक है। तो चलिए आपका जितना भी था ऑब्जेक्टिव, सारे ऑब्जेक्टिव को हम समाप्त कर दिए, सबके चैप्टर नंबर 8 का जितने भी चैप्टर नंबर आपका ऑब्जेक्टिव था, चैप्टर नंबर 8 का सारा ऑब्जेक्टिव समाप्त कर दिए, ठीक है। अब चलिए सब्जेक्टिव का देखते हैं, सब्जेक्टिव आपका क्या है, तो सब्जेक्टिव को देखिए, पहला है कि अवेन्यू क्या है और वह कहाँ स्थित है, अवेन्यू जो है आपका वो क्या है, कहाँ स्थित है, बताइए। तो अवेन्यू देखिए, अवेन्यू दक्षिण फ्रांस में रोन नदी के किनारे एक पुराना शहर है, क्या है, अवेन्यू जो स्थित है आपका दक्षिण फ्रांस के रोन नदी के किनारे है, वो क्या है, एक पुराना शहर है, ठीक है। समझ गए तो फटाफट एकदम यस लिखिए कमेंट के, हाँ सर समझ गए, इतना छोटा क्वेश्चन है, हाँ सर इतना छोटा है, ठीक है। चलिए 2 नंबर देखिए, 2 नंबर है हर वर्ष अवेन्यू में कब और कैसा समारोह हुआ करता था, बताइए। हर वर्ष अवेन्यू में गर्मियों के समय में एक अत्यंत प्रसिद्ध और लोकप्रिय रंग समारोह हुआ करता था, कौन समारोह हुआ करता था, रंग समारोह, ठीक है। तो चलिए 2 नंबर प्रश्न होगा आपका। 3 नंबर प्रश्न देखिए, 3 नंबर प्रश्न है कि ला सतलुज क्या है और वह कहाँ स्थित है, आजकल उसका नाम क्या उपयोग होता है, उसका जो नाम है उसका क्या उपयोग होता है,
पढ़िए। तो लास्ट शतरुज आपका अभिमन्यु शहर की स्थित ईसाई धर्म का मठ था, परंतु अब उसका काला केंद्र बन गया है। ठीक है, अब जो ये क्या बन गया है, तो ये अभिमन्यु का काला केंद्र बन गया है। ठीक है, 4 नंबर प्रश्न देखिए, नदी तट पर बैठे लेखक को क्या अनुभव हुआ? तो बताइए क्या अनुभव होता है? तो नदी तट पर बैठे लेखक को यह अनुभव होता है कि नदी के जल के साथ साथ बह रहा है, नदी के जल के साथ साथ बह रहा है। ठीक है, तो चलिए 5 नंबर आपका प्रश्न क्या है? तो 5 नंबर प्रश्न को देखिए। तो 5 नंबर आपका जो प्रश्न है कि नदी और कविता में क्या समानता है? बताइए नदी और कविता में क्या समानता है? तो कहते हैं कि लेखक कहते हैं कि जिस तरह कई जगहों से जल आकर नदी में मिल जाती है, उसी तरह अनेकों जगह से शब्द आकर कविता में मिल जाते हैं। जिस तरह क्या कहते हैं कि जिस तरह नदी का कोई अंत नहीं, उसी तरह कविता का भी कोई अंत नहीं। जैसे नदी में लोग बह जाते हैं, वैसे ही कविता पढ़कर लोग सब उसमें खो जाते हैं। ठीक है, तो यही समानता है नदी और आपका कविता में। ठीक है, तो चलिए 6 नंबर प्रश्न आपका है कि नदी तट पर लेखक को किसकी याद आती? तो नदी तट पर लेखक को किसकी याद आती? देखिए, नदी तट पर लेखक को विनोद कुमार शुक्ल की कविता नदी चेहरे लोगों के याद आते हैं। ठीक है क्योंकि उस कविता में नदी के बारे में अत्यंत भावपूर्ण वर्णन किया गया था। ठीक है, चलिए आपका जितने भी चैप्टर नंबर 8 के चैप्टर नंबर 8 के आपके सारे सब्जेक्टिव भी समाप्त कर दिए। ठीक है, सारे सब्जेक्टिव आपका समाप्त हो गया। चलिए अब 10 नंबर सॉरी चैप्टर नंबर 9 था आपका, हम चैप्टर नंबर 8 बोलिए, आपका चैप्टर नंबर 9 था। ठीक है, तो आप चलिए चैप्टर नंबर 10 को देखते हैं। चैप्टर नंबर 10 का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव को देखते हैं। ठीक है, चलिए 10 नंबर आपका 10 चैप्टर नंबर 10 आपका क्या है? चैप्टर नंबर 10 का सॉरी 10 है आपका चैप्टर नंबर। आज चैप्टर नंबर 10 को देखते हैं। आप चैप्टर नंबर 10 का सारे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव को करते हैं। तो देखिए चैप्टर नंबर 10 का नाम क्या है? तो मछली एक क्या है? मछली एक कहानी है, कहानी। ये मछली जो आपका है कहानी है, क्या है? मछली आपका कहानी है। ठीक है, इसके जो लेखक कौन है? इसके लेखक है विनोद कुमार शुक्ल। कहानी के लेखक कौन है? तो मछली कहानी के लेखक है विनोद कुमार शुक्ल। ठीक है, तो मछली कौन खाता है? ट्रिक हम आपको बताते हैं कि लेखक का नाम याद करने का ट्रिक देखिए। तो मछली कौन खाता है? तो मछली जो खाते हैं वो कुमार लोग खाते हैं। कुमार लोग यानी कि विनोद कुमार शुक्ल हो जाएगा। कौन हो जाएगा? तो विनोद कुमार शुक्ल हो जाता है। ठीक है, तो मछली खाता आपका कौन? कुमार लोग यानी कि विनोद कुमार शुक्ल हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसके क्वेश्चन को करते हैं। तो आपका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट नंबर आपका क्वेश्चन क्या है कि मछली पाठ की कौन सी विधा है? तो मछली पाठ की विधा कौन सी है? ये कहानी है। मछली कौन है? मछली एक कहानी है। ठीक है, चलिए मछली पाठ के लेखक बताइए। मछली पाठ के जो लेखक है विनोद कुमार शुक्ल है। कौन है? तो मछली पाठ के लेखक विनोद कुमार शुक्ल जी हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए 3 नंबर प्रश्न को देखिए। 3 नंबर प्रश्न आपका है कि विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो विनोद कुमार जी का पूछ रहा है जन्म कब हुआ था? तो विनोद कुमार जी का जन्म जो हुआ था 1 जनवरी क्या है? 1 जनवरी 1937 को हुआ था। कब हुआ था? 1 जनवरी 1937 को विनोद कुमार जी का जन्म हुआ था। ठीक है, चलिए 4 नंबर प्रश्न देखिए। 4 नंबर प्रश्न है विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कहाँ हुआ था? तो विनोद कुमार शुक्ल का जो जन्म हुआ था क्या है? राजनांद गांव छत्तीसगढ़ में हुआ था। राजनांद गांव छत्तीसगढ़ में हुआ था विनोद कुमार शुक्ल का जन्म। ठीक है, तो अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है विनोद कुमार शुक्ल किस विश्वविद्यालय के एसोसिएटिक प्रोफेसर थे? तो वो इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के थे। इंदिरा गांधी कृषि विद्यालय के प्रोफेसर थे। कृषि विश्वविद्यालय के क्या थे? प्रोफेसर थे। ठीक है, चलिए अगला देखिए। नौकर की जो कमीज है किसके उपन्यास है? ये विनोद कुमार शुक्ल की उपन्यास। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको ये एकदम पूरा आपको याद कर लेना। कौन है कि नौकर की कमीज जो उपन्यास है ये विनोद कुमार शुक्ल की। ठीक है, तो अगला प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न आपका क्या है? तो अगला प्रश्न है पेड़ पर कमरा और महाविद्यालय। है ये पेड़ पर कमरा और महाविद्यालय किसकी रचना है? तो ये दो प्रसिद्ध किसकी कहानियाँ? ये जो दो प्रसिद्ध कहानियाँ ये विनोद कुमार शुक्ल की है। किसकी है? तो विनोद कुमार शुक्ल। एकदम बहुत इंपॉर्टेंट ये दोनों क्वेश्चन आपका एकदम बढ़िया से याद कर ले कि पेड़ पर कमरा और महाविद्यालय जो प्रसिद्ध कहानी है किसकी है? तो ये विनोद कुमार शुक्ल का है। ठीक है, तो अगला प्रश्न 8 नंबर देखिए। विनोद कुमार शुक्ल को रघुवीर सहायता स्मृति पुरस्कार कब मिला था? तो 1997 में मिला था। कब मिला था रघुवीर सहायता स्मृति पुरस्कार? तो 1997 में मिला था। ठीक है, 1997 में। एकदम पूरा इंपॉर्टेंट आपको ऑब्जेक्टिव बता रहे सब एकदम बढ़िया से याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। विनोद कुमार शुक्ल को साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला था? तो साहित्य अकादमी पुरस्कार 1990 में मिला था। ठीक है, साहित्य अकादमी पुरस्कार विनोद कुमार का कब मिला था? तो 1990 में। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न आपका है
मछली कहानी किस कहानी संग्रह से लिया गया है? तो मछली कहानी जो है ये महाविद्यालय कहानी से लिया गया है। महाविद्यालय कहानी संग्रह से जो है मछली कहानी को लिया गया है। ठीक है। 11 नंबर प्रश्न देखिए। 11 नंबर प्रश्न आपका है कि लेखक के घर मछली कौन खाता था? तो लेखक के घर मछली जो लेखक के पिता खाते थे। कौन? तो लेखक के पिता खाते थे। ठीक है। तो चलिए 12 नंबर प्रश्न को देखिए। 12 नंबर प्रश्न है, पिताजी ने बाजार से कितनी मछलियाँ लाई थी? तो पिताजी ने बाजार से कितना? 3 मछली लाए थे। पिताजी बाजार से कितना मछली लाए थे? 3 मछली लाए थे। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न आपका 13 नंबर प्रश्न क्या है? तो 13 नंबर प्रश्न है कि पिताजी द्वारा लाई गई 3 मछलियां में कितनी मछली मर गई थी? तो एक मछली मर गई थी और 2 मछली जो था वो जिंदा था। ठीक है। तो चलिए अगला प्रश्न देखिए। मछली के लिए मसाला कौन पीस रहा था? जो मछली के लिए मसाला पीस रहा था वो किन लेखक के माँ पीस रही थी। ठीक है। तो लेखक के माँ मछली के लिए मसाला पीस रहा था। ठीक है। तो चलिए 15 नंबर क्वेश्चन के 15 नंबर क्वेश्चन है कि लेखक को मछली खाने से किसने मना किया था? तो माँ ने लेखक को मछली खाने से मना किया था। लेखक के घर में कौन मछली खाता था? तो लेखक के पिता। सिर्फ कौन खाता? लेखक के पिता ही खाते थे। ठीक है। चलिए 16 नंबर कि मछली को कौन काट रहा था? तो मछली को जो भग्गू था, भग्गू नौकर का नाम था। क्या था? नौकर का नाम था भग्गू। तो वो भग्गू काट रहा था। मछली को कौन काट रहा था? तो भग्गू काट रहा था। ठीक है। चलिए मछली छूटते हुए कौन हिचक रहा था? कि मछली को छूटते हुए कौन हिचक रहा? तो संतु क्या है? तो मछली को छूते हुए हिचक रहा था कि कहीं हमें काट ना ले। छूते हुए हिचक रहा था मछली को। कौन? तो संतु, लेखक के भाई संतु ने। ठीक है। चलिए 18 नंबर प्रश्न है कि बच्चे मछली लेकर कहाँ घुस गए थे? तो बच्चे मछली लेकर पतली गली में घुस गए थे। कहाँ घुस गए थे? तो बच्चे जो थे मछली को लेकर पतली गली में घुस गए थे। ठीक है। तो अगला प्रश्न देखिए। 19 नंबर प्रश्न है कि बच्चे के मन में मछली के प्रति क्या अभिलाषा थी? तो बच्चे के जो मन में थे एक मछली को लेकर कुएं में डालने की बड़ी इच्छा थी। तो जो बच्चे थे संतु और विनोद कुमार शुक्ल, सॉरी संतु थे, वो क्या चाहते थे कि मछली को ले और जाके कुआं में डाल दे। वही अभिलाषा थे बच्चे के मन में। तो क्या है कि एक मछली को कुएं में डालने की बड़ी इच्छा थी। किसे? संतु को। ठीक है। तो अगला प्रश्न हो देखिए। अगला प्रश्न आपका क्या है? अगला प्रश्न है किसने कहा था कि मरी हुई मछली की आंखों में परछाई नहीं बनती? किसने कहा था? ये दीदी ने कहा था। किसे? कि संतु के कहा था कि बाबू जो मछली मर जाती है ना, जो मछली मर जाती है उसकी आंखों में कभी भी परछाई नहीं बनती है। ठीक है। तो किसने कहा था कि मरी हुई मछली की आंखों में परछाई नहीं बनती? ये बात दीदी ने कहा था। ठीक है। तो मछली की तरह कौन तरफ रही थी? तो मछली की तरफ कौन तरफ रही थी? तो दीदी ने मछली की तरफ रही थी। ठीक है। तो चलिए अगला प्रश्न 22 नंबर है कि मछली कहानी में दीदी का प्रेमी कौन था? तो मछली कहानी में दीदी का प्रेमी नरेन था। कौन था? नरेन। चलिए 23 नंबर प्रश्न है कि पिताजी ने मंगू ने होगा या संतु होगा? तो पिताजी ने संतु से किसके हाथ तोड़ने के लिए कहा था? तो हाथ पैर तोड़ने के लिए नरेन का। किसका हाथ पैर तोड़ने के लिए कहा था? तो नरेन का हाथ पैर तोड़ने के लिए कहा था। किसे कहा था? तो संतु को। ठीक है। तो चलिए 24 नंबर आपका क्या? 24 नंबर क्वेश्चन को देखिए। तो 24 नंबर, अरे अरे कहता हुआ संतु किसके पीछे भागा? तो अरे अरे कहते हुए संतु जो है वो भग्गू क्या होगा या संतु होगा। ठीक है। संतु के पीछे भागा। अरे अरे कहते हुए भग्गू होगा या क्या? अरे अरे कहते कहते भग्गू किसके पीछे भागा? अरे अरे कहते हुए भग्गू जो था वह संतु के पीछे भागा। ठीक है। तो चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न आपका क्या है कि मोहरा नदी शहर से कितनी दूर थी? तो मोहरा नदी जो थी शहर से 3 मील दूर थी। कितना मील? तो शहर से 3 मील दूर थे। कौन? मोहरा नदी। ठीक है। 3 मील शहर से दूर थी। अगला प्रश्न देखिए। 26 नंबर, घर में कौन हल्की हल्की सी सिक्कियाँ ले रही थी? तो घर में हल्की हल्की सी सिक्कियाँ दीदी ले रही थी। ठीक है। तो 27 नंबर प्रश्न है कि पूरे घर में कैसी गंध भर गई थी? तो मछलियाँ की गंध। पूरे घर में किसकी गंध भर गई थी? तो पूरे घर में मछलियाँ की गंध भर गई थी। ठीक है। 28 नंबर है कि लेखक अपने पिता से क्या मांगना चाहता था? तो लेखक अपने पिता से एक मछली मांगना चाहता था। वो किस लिए? कुएं में डालने के लिए एक मछली मांगना चाहता था। ठीक है। अगला प्रश्न 29वां प्रश्न है मछली कहानी में किस वर्ग का जीवन वर्णित है? तो मछली कहानी में मध्यम वर्ग का जीवन वर्णित है। किसके? तो मध्यम वर्ग का। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि खरीदी गई मछलियाँ में कितनी मछलियाँ जिंदा था? तो खरीदी गई मछलियाँ में 2 मछली जिंदा था और एक मछली आपका मर गया था। ठीक है। तो 2 मछली जिंदा था। ठीक है।
चलिए 31 नंबर देखिए कि पिताजी किससे नाराज था, तो पिताजी था नरेन से, नरेन से क्या था, नाराज था, ठीक है। तो एक 22 नंबर देखिए, 22 नंबर संतू किस कहानी का पात्र है, तो संतू जो है ये मछली कहानी का पात्र है, संतू में मछली कहानी का पात्र है, ठीक है। 22 नंबर देखिए, चलिए 33 नंबर आपका परिवार के किस सदस्य में मछली जैसी समानता दिखाई पड़ती थी, तो परिवार की जो दीदी थे, दीदी उसमें मछली की तरह समानता दिखाई देती थी, किसके तरह, तो मछली की तरह, ठीक है। 34 नंबर देखिए, 34 नंबर महाविद्यालय नामक कहानी संग्रह किसकी रचना है, तो ये विनोद कुमार शुक्ल की रचना है, किसकी रचना है, तो विनोद कुमार शुक्ल की रचना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न को देखिए, अगला प्रश्न आपका क्या है, अगला जो आपका प्रश्न है, तो प्रश्न है कि मछली किस प्रकार की कहानी, तो मछली एक मनोवैज्ञानिक कहानी, मतलब ये मनगढ़ंत कहानी है कि ये एक मनगढ़ंत कहानी, ये मनगढ़ंत कहानी आपका मछली क्या है, मनगढ़ंत कहानी, ठीक है, मनोवैज्ञानिक, ठीक है। 36 नंबर संतू मछली लेकर क्यों भागा था, तो कुएं में डालने के लिए, कुएं में छोड़ने के लिए वो मछली को लेकर भागा था, कौन, संतू। तो चलिए 37 नंबर संतू मंगू, सॉरी मंगू नहीं होगा, भग्गू होगा, संतू क्या होगा, भग्गू से बचने के लिए कहाँ खड़ा हो गया था, तो मकान के नीचे, कहाँ खड़ा हो गया, तो मकान के नीचे खड़ा हो गया था, ठीक है। तो चलिए बताइए बारिश होगा यहाँ, भग्गू नगा मंगू से, सॉरी मंगू नगा, यहाँ क्या होगा, बारिश से बचने की, बारिश जो था बारिश से बचने के लिए संतू कहाँ खड़ा हो गया था, तो मकान के नीचे खड़ा हो गया था, मकान के नीचे, ठीक है। बारिश होगा, मंगू नहीं होगा, बारिश, बारिश, ठीक है। तो चलिए आपका चैप्टर नंबर 10 का क्या है, चैप्टर नंबर 10 का सारा ऑब्जेक्टिव, हम जितने भी ऑब्जेक्टिव था इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव सारा आपका करा दिए, ठीक है। इससे एक भी बाहर ऑब्जेक्टिव आपका नहीं, एक ऑब्जेक्टिव भी इससे क्या होगा, इससे बाहर नहीं आएगा, ठीक है। तो इसको एकदम पूरा बढ़िया से आपको तैयार करना है, तो इसका पीडीएफ कहाँ मिलेगा, इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगा, जिसका लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब सब्जेक्टिव प्रश्न को देखते हैं, तो सब्जेक्टिव प्रश्न आपका देखिए, सब्जेक्टिव प्रश्न क्या है, तो पहला नंबर आपका लघु उत्तरीय प्रश्न देखिए, लघु उत्तरीय प्रश्न है कि झोले में मछलियाँ लेकर बच्चे दौड़ते हुए पतली गली में क्यों घुस गए, बताइए कि झोले में जो था, थैला था, उसमें था क्या था, उसमें था मछली, उसमें था मछली, वो मछली को लेकर बच्चे क्यों पतली गली में घुस गए, तो देखिए कि बच्चे मछली के झोले को लेकर पतली गली में घुस गए, क्योंकि चौड़ी गली में बहुत भीड़ थी और बारिश भी हो रही थी, ठीक है। तो जब बारिश होने के कारण जो थे वो बच्चे पतली गली में ढुक गए, चौड़ी गली जो थे बड़े बड़े गली, उसमें क्या था, उसमें ज़्यादा भीड़ था, ठीक है, इसलिए। चलिए 1 नंबर प्रश्न आपको समझ आ गया, तो यस एकदम कमेंट में लिखिएगा हाँ सर 1 नंबर प्रश्न को हम समझ गए। चलिए 2 नंबर आपका प्रश्न क्या है, तो 2 नंबर प्रश्न है कि मछलियों को लेकर बच्चों की क्या अभिलाषा थी, तो मछलियों को लेकर जो बच्चे के मन में अभिलाषा थे, क्या एक मछली अगर मिल जाए तो जाके वो कुएं में डाल दे, कहाँ डाल दे, तो कुएं में डालने की अभिलाषा, तो बच्चे के जो मन में था मछलियों को लेकर अभिलाषा, वो कुएं में डालने की अभिलाषा था, ठीक है। तो समझ गए, ये अगर समझ गए तो ये लिखिए फटाफट के हाँ सर हम समझ गए। चलिए अगला प्रश्न देखिए, 3 नंबर आपका प्रश्न है मछलियों को घर आने के बाद बच्चे ने क्या किया, मछलियों को घर लाने के बाद, देखिए मछलियों को घर लाने के बाद बच्चों मछलियों को आधा भरे पानी के भरे बाल्टी में डुबा दी, जैसे मछलियों को घर लेकर आए तो वो क्या किए, तो जो पानी का बाल्टी उसमें आधा पानी भरा था, उसी में सबको डाल दिया, ठीक है, सब मछलियों को डाल दिया। 3 नंबर प्रश्न समझ गए, अगर समझ गए तो यस लिखिए। 4 नंबर देखिए मछली को छूते हुए संतु क्यों हिचक रहे थे, बताइए मछली को छूते हुए जो संतु थे वो क्यों हिचक रहे थे, तो देखिए कि मछली क्या है, संतु मछली को छूते हुए इसलिए हिचक रहा था क्योंकि उसे डर था कि मछली काट ना ले, उसे क्या था कि डर था कि मछली काट ना ले, ठीक है। 4 नंबर प्रश्न समझ गए, 4 नंबर प्रश्न समझ गए तो कमेंट में फटाफट यस लिखिए हाँ सर यस एकदम 4 नंबर प्रश्न में समझ गए, ठीक है। चलिए 5 नंबर प्रश्न को देखिए, 5 नंबर आपका प्रश्न है कि मछली के बारे में दीदी ने क्या जानकारी दी थी, तो मछली के बारे में जो दीदी थी वो दीदी ये बताई थी कि जो मरी हुई मछली रहती है उसके आँखों में कभी भी परछाई नहीं बनता है, ठीक है। यही बात दीदी ने किससे समझाया था, तो ये इस बात संतु को बताया था कि मरी हुई मछली की आँखों में कभी भी परछाई नहीं बनती है, कभी भी परछाई नहीं बनती है, ठीक है। 6 नंबर प्रश्न देखिए, 6 नंबर प्रश्न है संतु क्यों उदास हो गए थे, बताइए संतु इसीलिए उदास हो गए थे कि मछली को काटते हुए देखकर संतु के मन में एकदम पूरा उसके क्या अभिलाषा था, वो अभिलाषा था कि वो मछली को हम कहाँ डालें, मछली को हम कुआं में डालें, लेकिन जब मछली काट दिया तो इसलिए संतु पूरा उदास हो गया था, ठीक है। तो चलिए 7 नंबर 8 नंबर 9 नंबर 10 नंबर प्रश्न को आप पीडीएफ में जाके पढ़ लीजिएगा, क्योंकि आपका टाइम भी
टाइम भी आपका ज़्यादा हो गया इसलिए हम थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो आपका छोड़ रहे हैं आपका कौन सा आपका छोड़ रहा है 8 नंबर 7 नंबर 8 नंबर 9 नंबर जितना भी आपका 11 नंबर प्रश्न तक छोड़ रहे हैं, 7 से लेके 11 नंबर प्रश्न तक छोड़ रहे हैं, ये आप जाकर PDF में एकदम बढ़िया से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए जब जब 12 नंबर चैप्टर नंबर 12 को समाप्त कर देते हैं। चैप्टर नंबर आपका सॉरी 11 ये आपका चैप्टर 10 ही था, आपका कौन था चैप्टर 10 ही था। आप चैप्टर नंबर अभी 2 चैप्टर और बचा आपका। तो चलिए चैप्टर 11 को हम देखते हैं। चैप्टर नंबर 11 आपका क्या है, नौबत खाने में इबादत। फटाफट इसे भी खत्म कर लेते हैं, ठीक है। देखिए चैप्टर 11 आपका क्या है, नौबत खाने में इबादत, ठीक है। तो देखिए पहला नंबर क्वेश्चन, नौबत खाने में इबादत पाठ की कौन सी विधा है, एक व्यक्तित्व चित्र है। इसमें जो किसके बारे में बताया गया, इसमें महान शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां के बारे में बताया गया। क्या है, बिस्मिल्लाह खां के बारे में बताया गया, जो कि महान शहनाई वादक थे, महान शहनाई वादक थे, ठीक है। तो पहला देखिए इस पाठ के पूछ रहा है कहानी का विधा क्या है, तो कहानी का विधा व्यक्तित्व चित्र है, व्यक्तित्व चित्र है, ठीक है। नौबत खाने में इबादत के लेखक कौन है, तो यतेंद्र मिश्र। देखिए हम बता रहे इसका ट्रिक कि नौबत खाने में जो इबादत है, यानी कि हम लोग जो खाना खाते हैं उससे कैसे खाते हैं, मिस के, कैसे खाते हैं, मिस के, यानी कि मिस के, यानी कि खाने जब भी नौबत खाने का बात आएगा तो खाना हम कैसे खाते हैं, तो खाना को हम खाते हैं मिस के। ट्रिक बता रहे हैं आपको, लेखक का नाम याद करने। तो खाना जो कैसे खाते हैं, तो मिस के, यानी कि यतेंद्र मिश्र हो जाएगा, ठीक है। नौबत खाने की इबादत कौन हो जाएगा, ये लेखक यतेंद्र मिश्र, कौन हो जाएगा, यतेंद्र मिश्र, ठीक है। तो बताइए यतेंद्र मिश्र का जन्म कब हुआ था, तो 1977 में हुआ था। यतेंद्र मिश्र का जो जन्म हुआ था कब हुआ था, 1977 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। यतेंद्र मिश्र का जन्म कहाँ हुआ था, तो अयोध्या उत्तर प्रदेश में। कहाँ हुआ था, अयोध्या उत्तर प्रदेश में यतेंद्र मिश्र जी का जन्म हुआ था, ठीक है। चलिए 5 नंबर देखिए, 5 नंबर आपका यतेंद्र मिश्र का जन्म कहाँ हुआ था, तो अयोध्या में हुआ था, पढ़ने, ठीक है। चलिए अगला देखिए, यतेंद्र मिश्र ने हिंदी भाषा और साहित्य में MA किस विश्वविद्यालय से किया था, तो लखनऊ विश्वविद्यालय से साहित्य और हिंदी में MA किए थे, ठीक है। साहित्य और हिंदी में क्या किए थे, MA किए थे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, 6 नंबर आपका प्रश्न क्या है कि किस लेखक को राजीव गांधी एकता पुरस्कार, राजा पुरस्कार, हेमंत स्मृति कविता पुरस्कार या ऋतुराज सम्मान पुरस्कार आदि सम्मान पुरस्कार मिला था। ये जो पुरस्कार मिला है किसे मिला है, तो यतेंद्र मिश्र को मिला है, ठीक है। यतेंद्र मिश्र को क्या मिलेगा, राजीव गांधी एकता पुरस्कार, आपका राजा पुरस्कार, हेमंत स्वीकृति पुरस्कार, आपका ऋतुराज सम्मान पुरस्कार, ठीक है। ये सब आपको किसको मिला है, ये सब यतेंद्र मिश्र को मिला है, ठीक है, यतेंद्र मिश्र को। चलिए अगला प्रश्न है सबका 7 नंबर प्रश्न है, क्या है 7 नंबर, बिस्मिल्लाह खां क्या बजाते, तो बिस्मिल्लाह जो खां जो थे इस तरह का आप शहनाई देखेंगे कि पहले जो गाँव घर में होता था शादी विवाह, तो इस तरह का शहनाई आता था, शहनाई, उसी को बिस्मिल्लाह खां एकदम करके बजाता था। बिस्मिल्लाह खां क्या बजाता था, शहनाई, ठीक है, शहनाई बजाता है, ठीक है। तो बिस्मिल्लाह खां का जन्म कब और कहाँ हुआ था, तो बिस्मिल्लाह खां का जन्म हुआ था बिहार के डुमराव गांव में। कब हुआ था, 1916 में। कब हुआ था, 1916 में बिस्मिल्लाह खां का जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था, बिहार में डुमराव गांव में 1916 में हुआ था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपका क्या है, 9 नंबर प्रश्न है, बिस्मिल्लाह खां के क्या है परदादा कौन थे, बिस्मिल्लाह खां के परदादा थे वो कौन था, उस्ताद सलार हुसैन, कौन थे, उस्ताद सलार हुसैन बिस्मिल्लाह खां के परदादा थे, ठीक है। तो चलिए 10 नंबर आपका क्या है, सुपर वाद्य यंत्र में सहा की उपाधि किसे है, तो उसे शहनाई को, किसे दिया है, तो शहनाई को दिया गया है, ठीक है। 11 नंबर की, बिस्मिल्लाह खां नमाज में क्या मांगते थे, तो बिस्मिल्लाह खां नमाज में मालिक से क्या मांगते थे, सूर। तो कहते थे कि मालिक फटे धोती नसीब हो जाए लेकिन फटे सूर नसीब ना हो। तो क्या मांगते थे कि फटे सूर कभी भी नसीब ना। तो बिस्मिल्लाह खां जब भी नमाज पढ़ने जाते थे वो क्या मांगते थे मालिक से, वो मांगते थे कि मालिक हमें फटे धोती नसीब हो लेकिन फटे सूर नसीब ना हो, ठीक है। तो चलिए आपका 12 नंबर प्रश्न को देखते हैं। तो 12 नंबर आपका प्रश्न क्या है कि बिस्मिल्लाह खां के साथ क्या है, बिस्मिल्लाह खां के साथ मुस्लिम धर्म का कौन सा पर्व जुड़ा है, तो बिस्मिल्लाह खां के साथ जो मुस्लिम धर्म का पर्व है मुहर्रम वो बिस्मिल्लाह खां के साथ जुड़ा है, ठीक है। तो चलिए अगला प्रश्न देखिए, तो बिस्मिल्लाह खां जब भी कहीं कार्यक्रम करते थे तो किस और मुंह करके शहनाई बजाते थे, वो विश्वनाथ और बालाजी मंदिर की दिशा की ओर मुंह कर देते थे और उसके बाद वो शहनाई बजा के फिर अपना जो भी कार्यक्रम था वो करता था, ठीक है। पहले कहाँ पर, पहले कि विश्वनाथ जो आपका काशी मंदिर था, काशी में बहुत बड़ा मंदिर है विश्वनाथ, और उसके बाद बालाजी मंदिर जो है उस मंदिर के तरफ मुंह करके शहनाई बजा के उसके बाद वो जो भी कार्यक्रम करता था वो करता था, ठीक है। तो चलिए 14 नंबर प्रश्न देखिए, 14 संस्कृति की पाठशाला है क्या, काशी। संस्कृति की पाठशाला किसे कहा गया है, तो संस्कृति का पाठशाला काशी को कहा गया है, ठीक है।
बिस्मिल्लाह खां का मतलब क्या है? बिस्मिल्लाह खां का मतलब है बिस्मिल्लाह खां की शहनाई, ठीक है। बिस्मिल्लाह खां का मतलब क्या है? तो बिस्मिल्लाह खां का मतलब बिस्मिल्लाह खां की शहनाई, ठीक है। चलिए 16 नंबर प्रश्न क्या है? बिस्मिल्लाह खां को क्या मिल चुका था? तो बिस्मिल्लाह खां को भारत रत्न मिल चुका है। क्या बिस्मिल्लाह को क्या मिल चुका है? तो बिस्मिल्लाह को भारत रत्न मिल चुका है, ठीक है। तो चलिए बाबा विश्वनाथ और बिस्मिल्लाह खां एक दूसरे के क्या थे? पूरक। बाबा जो विश्वनाथ थे काशी के बाबा विश्वनाथ, वो क्या थे? वो और बिस्मिल्लाह खां एक दूसरे के पूरक थे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? तो अगला प्रश्न आपका है कौन सा शहर आज भी संगीत के स्वर पर जागता है? कौन सा स्वर आज भी संगीत के स्वर पर जागता है? तो वो काशी है। कौन? काशी है, ठीक है। तो चलिए कौन सा शहर, सॉरी अब ये तो हो गया। तो अगला देखिए कहाँ मरने पर भी मंगल माना जाता है? तो काशी में मरने के बाद भी मंगल माना जाता है, ठीक है। काशी में मरने के बाद भी क्या माना जाता है? तो मंगल माना जाता है, ठीक है। तो चलिए अगला प्रश्न देखिए 20 नंबर आपका क्या है कि किस व्यक्ति को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, पद्म भूषण, पद्म भूषण और भारत रत्न में नवाजा गया है? तो ये जो बिस्मिल्लाह खां को क्या क्या मिला गया है? तो पहला क्या है कि नाटक अकादमी पुरस्कार मिला है, फिर पद्म भूषण पुरस्कार मिला और भारत रत्न भी पुरस्कार मिला है। तो भारत रत्न में कुछ गिने चुनिंदे आदमी को मिले। कितना? भारत में कुछ गिने चुने आदमी ने, लगभग 27 से 30 के बीच जो आदमी ने, उसी को भारत रत्न मिला है, ठीक है। मात्र हम गिने चुने आदमी को मिला भारत रत्न। सोचिए कितना बड़ा रत्न है, तो भारत रत्न। चलिए अगला प्रश्न क्या है? तो अगला प्रश्न आपका 21 नंबर नौबत खाने में इबादत पाठ के केंद्र में कौन है? तो नौबत खाने पाठ के इबादत के केंद्र में जो है वो कौन है? बिस्मिल्लाह खां। क्या है? बिस्मिल्लाह खां, ठीक है। तो चलिए अगला प्रश्न देखिए कि इबादत का अर्थ क्या है? इबादत का अर्थ होता है उपासना। और इबादत का अर्थ क्या होता है? तो इबादत का जो आपका अर्थ होता है वो उपासना होता है, उपासना, ठीक है। बिस्मिल्लाह खां का संबंध किससे है? तो बिस्मिल्लाह खां का जो संबंध है वो शहनाई से। किससे? तो बिस्मिल्लाह खां का जो संबंध है आपका वो शहनाई से है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या है? तो अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपका क्या है? तो आपका फटाफट देखिए अगला प्रश्न आपका जो है वो क्या है कि लिखा है अगला प्रश्न कि फटा क्या है? फटा सुर ना बख्शे लघु का क्या, आज फटी तो कल सिल जाएगी। तो कथन किसकी है? तो बिस्मिल्लाह खां जी बोल रहे हैं, बिस्मिल्लाह खां कि फटा सुर ना बख्शे लघु का क्या, आज फटी तो कल सिल जाएगा। यानी कि फटा सुर मालिक न दे धोती का क्या, धोती आज फटी है तो कल सिल जाएगा। तो ये कथन जो है किसका है? तो ये कथन बिस्मिल्लाह खां का है। किसका है? तो शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां जी का है ये कथन, ठीक है। तो चलिए 25 नंबर है शास्त्रों में अनंत कानन, शास्त्रों में अनंत कानन के नाम से प्रसिद्ध क्या है? काशी। शास्त्रों में अनंत कानन के नाम से प्रसिद्ध क्या है? तो काशी। 26 नंबर नौबत खाने इबादत का अर्थ, नौबत खाने में इबादत का अर्थ क्या है? प्रवेश द्वारा ऊपर मंगल ध्वनि बजाने का स्थान। नौबत खाने में प्रवेश द्वारा के ऊपर मंगल ध्वनि बजाने का क्या स्थान, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न नौबत खाने में इबादत पाठ में लेखक ने किसका व्यक्ति चित्र प्रस्तुत किया? तो बिस्मिल्लाह खां का व्यक्तित्व चित्र प्रस्तुत किया। तो बिस्मिल्लाह खां का बचपन का नाम क्या था? कमरुद्दीन या अम्मी खां? कमरुद्दीन या अम्मी खां? तो कमरुद्दीन ज़्यादा आपका सही रहेगा, कमरुद्दीन मारिएगा। अगर कमरुद्दीन ना रहे तभी अम्मी खां मारिएगा, ठीक है। तो कमरुद्दीन आपका होगा, ठीक है। तो चलिए 29 नंबर उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को रियाज के लिए कहाँ जाना पड़ता था? तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को रियाज के लिए पुराने बालाजी मंदिर जाना पड़ता था। कहाँ? तो पुराने बालाजी मंदिर जाना पड़ता था, ठीक है। चलिए 5 से 6 वर्ष डुमराव में बिताकर कमरुद्दीन कहाँ गए थे? तो वो 5 से 6 वर्ष डुमराव में बिताकर फिर वो कहाँ चले गए? तो वो काशी चले गए थे। कहाँ चले गए थे? वो आपका काशी चले गए थे, ठीक है। तो शहनाई बजाने के लिए किसका प्रयोग होता था? तो नरकट का। नरकट एक होता था, डुमराव के अगल बगल में नरकट होता था, उसी से क्या बनाता था? उसी से शहनाई बनाता था। किससे? नरकट से, ठीक है। चलिए क्या है कि रसूलन भाई होगा यार, रसूलन भाई क्या था? रसूलन भाई एक गायिका था, रसूलन भाई होगा, ठीक है। चलिए 33 नंबर आपका बिस्मिल्लाह खां के परदादा उस्ताद सलार हुसैन कहाँ के निवासी थे? वो डुमराव के निवासी थे। कहाँ के? हुसैन डुमराव के। अम्मी खां या कुमरुद्दीन किसका नाम था? तो ये बिस्मिल्लाह खां के बचपन का नाम था, ठीक है। किसका नाम था? बिस्मिल्लाह खां के बचपन के नाम थे, ठीक है। तो चलिए अब क्या है कि अरब देश में
कूक कर बजाए जाने वाले फूक कर बजाए जाने वाले वाद्य यंत्र जिसमें नारी होती है उसे क्या कहते हैं, उसे क्या कहते, नई कहते। ठीक है। यतेंद्र मिश्र ने गीतकार गुलजार की कविताओं का संपादन किस नाम से किया है, तो यार जुल्हाई के नाम से। एकदम पूरा मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है, चैप्टर बोले मोस्ट इंपोर्टेंट आपका ये क्वेश्चन है इस वर्ष 2026 में, आपका लिख कर रख लीजिए, ये प्रश्न आपका आने वाला है 2026 में, ये प्रश्न आने वाला है, एकदम पूरा एकदम खटाखट लिख कर रख लीजिए। तो ये जो जितेंद्र मिश्र थे क्या है, गीतजार गुलजार इसका जो संपादन किया था वो यार जुल्हाई के नाम से किया था। ठीक है। तो चलिए आपका चैप्टर नंबर 11 का सारे ऑब्जेक्टिव को हम समाप्त करते हैं। ठीक है। सारे जितने भी आपका ऑब्जेक्टिव थे, लगभग 36 ऑब्जेक्टिव थे। आपका कितना ऑब्जेक्टिव थे, 36। तो ये सारे को समाप्त करते हैं। आप सब्जेक्टिव को देखते हैं। ठीक है। सब्जेक्टिव को देखते हैं और सब्जेक्टिव देखिए, सब्जेक्टिव आपका क्या है, तो सब्जेक्टिव एक दो बताएंगे, बाकी बात आप पढ़ लीजिए क्योंकि अब समय बहुत हो गया। देखिए लघु उत्तरीय का है, लघु उत्तरीय प्रश्न आपका, डुमराव की महत्ता किस कारण है, तो डुमराव में जो था एक नरकट नाम का क्या था, नरकट नाम का एक पौधा पाया जाता था, नरकट नाम का एक पौधा पाया जाता, जिससे क्या बनता था, जिससे शहनाई बनता था, जिससे शहनाई बनाई जाती थी, इसलिए डुमराव गाँव की महत्ता जो है वो बहुत अधिक बढ़ गया था। ठीक है। तो देखिए डुमराव में नरकट नाम का पौधा पाया जाता है, जिससे शहनाई बनाई जाती है, इसलिए डुमराव गाँव की महत्ता अधिक हो गई। ठीक है। समझ गए फटाफट कमेंट में इसलिए कि हाँ सर एकदम समझ गए। ठीक है। चलिए 2 नंबर देखिए, क्या कि सुपर वाद्य किसे कहा है, शहनाई शब्द की उत्पत्ति किस प्रकार हुई थी, बताइए। तो बताइए, शहनाई को सुर वाद्य कहा जाता है, इसे मुंह में फूंक मारकर बजाना पड़ता है। ठीक है। अरब देश में शहनाई जैसी वस्तुओं को नई कहते हैं, क्या कहते हैं, शहनाई जैसी, अरब देश में शहनाई जैसी वस्तुओं को क्या कहते हैं, तो नई कहते हैं। ठीक है। शहनाई को वहाँ शहनाई कहकर बुलाया जाता है। ठीक है। दक्षिण भारत में इसे शहनाई नाम से बुलाया जाता है। इस शब्द की उत्पत्ति विषय में कहीं सटीक जानकारी नहीं है। ठीक है। तो इसका जो ये शब्द शहनाई, इसका कहीं सटीक जानकारी नहीं। ठीक है। तो चलिए अब 3 नंबर प्रश्न को देखिए, अगला प्रश्न क्या है, तो अगला प्रश्न को देखिए। तो अगला प्रश्न आपका है कि मुहर्रम पर्व से बिस्मिल्लाह खां के जुड़ाव का वर्णन पाठ के आधार पर करें। तो जो मुहर्रम था बिस्मिल्लाह खां का उससे क्या जुड़ाव था, तो देखिए कि मुहर्रम से बिस्मिल्लाह खां का जुड़ाव था, काफ़ी घनिष्ठ जुड़ाव था। क्या था, काफ़ी घनिष्ठ जुड़ाव था। मुहर्रम के दिन बिस्मिल्लाह खां के परिवार में कोई शहनाई नहीं बजाते थे, क्यों, उस दिन मुहर्रम के दिन बिस्मिल्लाह खां शहनाई को नहीं बजाते थे। ठीक, उस दिन क्या था, बिस्मिल्लाह खां के लिए दुखी का दिन था। ठीक है। वो बिस्मिल्लाह खां के लिए दुखी का दिन था। ठीक है। चलिए 4 नंबर प्रश्न देखिए, 4 नंबर आपका प्रश्न क्या है कि बिस्मिल्लाह खां जब काशी के बाहर प्रदर्शन करते थे तो क्या करते थे, इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है। देखिए तो बिस्मिल्लाह खां जब काशी से बाहर प्रदर्शन करते थे तब वो काशी की ओर मुंह करके प्रणाम कर शहनाई बजाते थे। इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें अपनी जन्म और कर्म भूमि को नहीं भूलना चाहिए, चाहे हम कितना भी बड़े हो जाए, हमें जन्म और कर्म भूमि को कभी भी भूलना नहीं चाहिए। ठीक है। तो चलिए आपका चैप्टर 11 का सारे हम सब्जेक्टिव को भी समाप्त कर दिए। ठीक है। ये आपका 4 सब्जेक्टिव था जो एकदम पूरा इंपॉर्टेंट था, इसको आप तो तैयार कर लीजिएगा। ठीक है। चलिए अब 12 नंबर चैप्टर को पढ़ते हैं। तो 12 नंबर चैप्टर का क्या है, 12 नंबर चैप्टर आपका शिक्षा और संस्कृति। शिक्षा और संस्कृति का जो लेखक है कौन है, तो इसका है लेखक महात्मा गांधी। कौन है, तो लेखक महात्मा गांधी जी है। ठीक है। तो चलिए 1 नंबर आपका प्रश्न देखिए, ये शिक्षा और संस्कृति पाठ कौन सी विधा है, तो ये शिक्षा शास्त्र है। कौन सी विधा है, ये शिक्षा शास्त्र की है। ठीक है। चलिए इसके लेखक कौन है, इसके लेखक महात्मा गांधी। शिक्षा और संस्कृति के जो लेखक है कौन है, तो महात्मा गांधी। ठीक है। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था, तो महात्मा गांधी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में। तो 2 अक्टूबर 1869 इसका जन्म कहाँ हुआ था, पोरबंदर गुजरात में। पोरबंदर नामक एक जगह है गुजरात में, वहीं जन्म हुआ था। तो पूछ रहे महात्मा गांधी का पिता का नाम क्या था, तो महात्मा गांधी का पिता का नाम था करमचंद गांधी। क्या था, करमचंद गांधी था। तो महात्मा गांधी का माता का नाम बताइए, तो इस महात्मा गांधी का माता का नाम था पुतली बाई। ठीक है। महात्मा गांधी का माता का नाम क्या था, महात्मा गांधी की माता का नाम पुतली बाई था। चलिए गांधी जी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से ली थी, तो गांधी जी पोरबंदर और उसके आसपास के गांवों से प्रारंभिक शिक्षा ली थी। ठीक है। तो चलिए 8 नंबर प्रश्न आपका क्या है कि महात्मा गांधी वकालत की पढ़ाई करने के लिए कब और कहाँ गए थे, तो महात्मा गांधी वकालत की पढ़ाई करने के लिए 4 दिसंबर 1888 को लंदन गए थे, लंदन यूनिवर्सिटी गए थे। कहाँ गए थे, कब गए थे, 4 दिसंबर 1888 को लंदन यूनिवर्सिटी गए थे।
ठीक है। तो चलिए 9 नंबर प्रश्न है आपका कि महात्मा गांधी का विवाह किसके साथ हुआ। महात्मा गांधी का जो विवाह हुआ था वो किसके साथ हुआ था, तो कस्तूरबा गांधी के साथ हुआ था। ठीक है, कस्तूरबा गांधी के साथ महात्मा गांधी का विवाह हुआ था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला आपका प्रश्न क्या है, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कब से कब तक रहे थे। तो गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में 1893 से 1914 तक रहे थे। 1893 से 1914 तक रहे थे। ठीक है, कब से कब तक रहे थे, तो 1893 से 1914 तक रहे थे। ठीक है, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से वापस कब आए थे, तो 1915 में आए थे। दक्षिण अफ्रीका से वापस कब आए थे, तो 1915 से आए थे। ठीक है, चलिए 12 नंबर की कि गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी। तो गांधी जी को महात्मा को जो उपाधि दी थी रविंद्रनाथ ठाकुर ने। टाइगर भी बोल सकते हैं, ठाकुर भी बोल सकते हैं, दोनों चलते हैं। ठीक है, किसने दी थी, तो रविंद्रनाथ ठाकुर, यानी टाइगर भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए 13 नंबर की गांधी जी ने रविंद्रनाथ ठाकुर या टाइगर को किसकी उपाधि दी थी, तो बापू की उपाधि। जो रविंद्रनाथ ठाकुर टाइगर है वो महात्मा गांधी को किसकी उपाधि दी थी, तो वो बापू की उपाधि दी थी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। गांधी जी ने रविंद्रनाथ टैगोर, ये तो आपका हो गया। तो हिंद स्वराज, सत्य के साथ मेरा प्रयोग आदि किसकी रचना है। ये सब रचना जो है आपका महात्मा गांधी का रचना है। किसका, महात्मा गांधी का रचना है। ठीक है, चलिए अगला देखिए। हरिजन यंग इंडिया और आदि पत्रिकाएं किसकी रचना, ये सब रचना भी आपका महात्मा गांधी का। ठीक है, तो चलिए 16 नंबर प्रश्न देखिए। गांधी जी की मृत्यु कब हुई थी। तो गांधी जी की मृत्यु हुई थी 30 जनवरी 1948 को। 30 जनवरी 1948 को गांधी जी की मृत्यु हो गई थी। 30 जनवरी 1948 को क्या होता है, गांधी जी की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, चलिए 17 नंबर। गांधी जी की स्मृति में हम कौन सा दिवस मनाते हैं। तो गांधी जी की स्मृति में हम अहिंसा दिवस को मनाते हैं। अहिंसा दिवस कब मनाते हैं, तो 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस मनाते हैं। ठीक है, तो चलिए बापू कहकर कौन राष्ट्र किन्हें याद करते हैं। तो बापू कहकर राष्ट्र याद करते हैं महात्मा गांधी को। किन्हें याद करते हैं, तो महात्मा गांधी को। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है। तो 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस मनाते हैं, गांधी जी की जयंती जन्मदिन के रूप में। ठीक है, अहिंसा दिवस को मनाते हैं। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका, अंग्रेजों के खिलाफ अहिंसा का पहला प्रयोग गांधी जी ने कहाँ किया था। तो अंग्रेजों के खिलाफ जो पहला अहिंसा का पहला प्रयोग गांधी जी किया था वो दक्षिण अफ्रीका में किया था। कहाँ किया था, तो दक्षिण अफ्रीका में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। महात्मा गांधी जी के अनुसार उदार हुआ बढ़िया शिक्षा क्या है। तो जो अहिंसक प्रतिरोध हो। ठीक है, जो अहिंसक प्रतिरोध वह उदार का बढ़िया शिक्षा है। ठीक है, तो चलिए अगला देखिए। आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का क्या तात्पर्य है। तो आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का क्या तात्पर्य, तो हृदय की शिक्षा। आध्यात्मिक शिक्षा से हृदय की शिक्षा बहुत जरूरी है। ठीक है, हृदय की शिक्षा आपका क्या है, हृदय की शिक्षा आपको बहुत जरूरी है। ठीक है, हृदय की शिक्षा बहुत जरूरी है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। कौन चाहते थे कि सभी घरों में संस्कृति की हवा उनके आसपास, उनके घर के आसपास बहती रहती। ये चाहते थे गांधी जी। कौन चाहते थे, तो गांधी जी चाहते थे, गांधी जी। ठीक, चलिए अगला 25 नंबर आपका प्रश्न क्या है। देखिए आपका जो 25 नंबर प्रश्न, सॉरी 24 नंबर प्रश्न का, शेक्सपियर किस भाषा के कवि थे। तो अंग्रेजी भाषा के। तो शेक्सपियर थे कालिदास, उसके भाषा के कवि थे, तो अंग्रेजी भाषा के कवि थे। ठीक है, चलिए 25 नंबर की, टोल्स्टॉय कौन थे। टोल्स्टॉय रूसी लेखक थे। टोल्स्टॉय थे रूसी लेखक। ठीक है, चलिए 26 नंबर, मेरा धर्म थाली का धर्म नहीं। मेरा धर्म क्या है, थाली का धर्म नहीं। किसका कथन है, ये महात्मा गांधी का कथन है। ठीक है, कि मेरा धर्म थाली का धर्म नहीं है, किसका कथन है, तो महात्मा गांधी का कथन है। ठीक है, चलिए मेरा धर्म थाली का धर्म नहीं, यह पंक्ति किस कविता से ली गई है। तो ये कविता से शिक्षा और संस्कृति की ये पंक्ति है। ठीक है, तो आपका हो गया। चलिए जितने भी आपका 12 नंबर चैप्टर नंबर 12 का आपका था, चैप्टर नंबर 12 का ऑब्जेक्टिव सब हम समाप्त कर दिए। ठीक है, चैप्टर नंबर 12 का ऑब्जेक्टिव आपका सारा समाप्त हो गया। अब सब्जेक्टिव को देखते हैं। ठीक है, सब्जेक्टिव को देखते हैं। सब्जेक्टिव आपका क्या है, तो देखिए पहले आपका 1 नंबर क्वेश्चन क्या है। 1 नंबर, गांधी जी बढ़िया शिक्षा किसे मानते हैं। बताइए गांधी जी बढ़िया शिक्षा किसे कहते हैं। तो देखिए, तो गांधी जी बढ़िया शिक्षा अहिंसक प्रतिरोध व्यापारिक शिक्षा को कहते हैं, जिससे मनुष्य के चरित्र का निर्माण हो। ठीक है, मनुष्य का चरित्र का निर्माण, इसे गांधी जी कहते हैं, इसे बढ़िया शिक्षा कहते हैं। क्या बताइए, 1 नंबर का क्वेश्चन आंसर समझ के कमेंट में यस जरूर लिखिए। चलिए 2 नंबर देखिए। 2 नंबर आपका, इंद्रियों का बुद्धि पूर्वक उपयोग सीखना क्यों जरूरी है। देखिए, मस्तिष्क के विकास के लिए इंद्रियों का बुद्धि पूर्वक उपयोग आवश्यक है। ऐसा करने से मनुष्य अपने जीवन में समय से विकास कर सकता है। ठीक है, आपका 2 नंबर का ऑप्शन आपका बताइए, 2 नंबर का आंसर आपको
कैसा लगा। चलिए 3 नंबर देखिए, 3 नंबर आपका क्या है कि शिक्षा का अभिप्राय गांधी जी क्या मानते हैं। तो देखिए गांधी जी के अनुसार शिक्षा का अभिप्राय केवल कई किताबी ज्ञान नहीं, शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जिससे शरीर बुद्धि और आत्मा तीनों का विकास हो। ठीक है, ये खाली किताबी ज्ञान होने से इसे शिक्षा गांधी जी नहीं मानते, इससे गांधी जी शिक्षा नहीं मानते। ठीक है, इससे गांधी जी शिक्षा नहीं मानते। ठीक है, शिक्षा किससे गांधी जी मांगते हैं, जिससे कि दिमाग शरीर और बुद्धि आत्मा तीनों का विकास हो, जिससे तीनों का विकास हो, इसी गांधी जी सही शिक्षा कहते हैं। ठीक है, तो चलिए आपका जो 4 नंबर 5 नंबर आपका जो आपका रह गया क्वेश्चन, ये आप पीडीएफ में पढ़ लीजिएगा। ठीक है, जो आपका 4 नंबर और 5 नंबर आपका जो देखिए 4 नंबर और 5 नंबर छूट गया है, आपको पीडीएफ में पढ़ लीजिए। इसका पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा, इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। ठीक है, टेलीग्राम चैनल पर आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। वहाँ से आप डाउनलोड, इसका पीडीएफ वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिए। इसका लिंक कहाँ दे रखे हैं हम, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए। ठीक है, तो चलिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो अगले क्लास में। कैसा लगा क्लास कमेंट में जरूर बताइए कि आपको क्लास कैसा लगा। थोड़ा क्लास स्पीड की है इसलिए माफ़ी चाहते हैं। ठीक है, एकदम धन्यवाद। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, बढ़िया से पढ़िए। ठीक है, बाय बाय।